हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम सिग्नल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम चल ही रहा था। और आप लीनियर सिस्टम देखे, आप नॉन लीनियर सिस्टम देखे, स्टैटिक डायनेमिक देखे, फिर उसके बाद हम कॉजल और नॉन कॉजल देखे, फिर टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट की बात की जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल भी देखे। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में हमारी बातें कुछ चल रही थी कि हर इन्वर्टिबल सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम होता है और जो इन्वर्स सिस्टम होता है वो इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल का भी निकाला जा सकता है। ऐसे करके हम बात कर रहे थे। तो हर इन्वर्टिबल सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम होता है और रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका इन्वर्स निकलेगा वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्स सिस्टम में एग्जिस्ट में कंसिस्ट इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो ये हम बातें कर चुके। ठीक है, अब मैं इन्वर्स सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो किया ही था लास्ट लेक्चर में। अभी देखिएगा आपके पास आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 28 है पूरे सिग्नल सिस्टम का। अगर आप पूरे सिग्नल सिस्टम की बात करोगे तो पहले लेक्चर नंबर 1 से अगर पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो एपिसोड नंबर 28 तक पहुंचाऊं। और अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करोगे तो पार्ट नंबर 6 तक पहुंचाऊं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में। पार्ट नंबर 6 मतलब लेक्चर नंबर 1 2 3 बड़े बड़े लेक्चर थे, 4 उसमें पीपीटी अगर देखोगे तो पार्ट 5 तक पीपीटी है, ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो वेब सीरीज अपनी चली रही है और ये आज का क्लास जो रिकॉर्डिंग क्लास है, इसके पहले लाइव क्लासेस लिया था। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। मेरे को इनवर्स सिस्टम फाइंड आउट करना है और 10 लगभग एग्जांपल लिया कि ये 10 सिस्टम लिया हूँ, इसका मेरे को इनवर्स फाइंड आउट करना। मेरे पास कुछ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम भी है, कुछ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम भी है। तो मेरे को इनवर्स निकालते आना चाहिए किसी सिस्टम का कि भी इसका इनवर्स सिस्टम क्या होगा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़ते हो तो आपको इनवर्स पता होना चाहिए किसी सिस्टम का कि इनवर्स आप कैसे लिखोगे। और बड़ा ही सिंपल है, हम लास्ट क्लास में बात भी किए तो अब और अच्छे से बात करें। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वाई टी इक्वल टू 5xt है, अगर मेरे को डायरेक्ट इन्वर्स लिखना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं है बिकॉज अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को जेड टी लिखना है और इसका इन्वर्स लिखना बहुत ही आसान होगा, वाई टी बाई 5 लिख दूंगा। वाई टी बाई 5 लिखने से क्या होगा कि वाई टी की वैल्यू कितना है 5xt और डिवाइड बाई जैसे 5 होगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ जाएगा, xt आ जाएगा। इनवर्स सिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना कि यूनिक वे में फिर से इनपुट आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया, तुरंत ही आंसर आ गया। बट ओवरऑल हम सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूं कि ये सिस्टम है मेरा, दिस वन इज द सिस्टम। अब ये इनपुट एक्स टी दिए और यहां पे आपके पास आ गया वाई टी जो सिस्टम दिया था। तो वाई टी इक्वल टू कितना आ रहा है 5xt। इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या कर रहा होगा सर, ये सिस्टम जो कर रहा होगा ये 5 का मल्टीप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एक इन्वर्स सिस्टम डिजाइन करना है। ऐसा ही लिख सकता हूँ इन्वर्स सिस्टम। अब आपको करना है कि एक नया सिस्टम आपके पास जेड टी होगा। अब वो क्या करेगा, कैसा सिस्टम जनरेट करे कि एक्स टी आ जाए। तो जो वाई टी आपके पास इसका जो जा रहा है वाई टी जो जा रहा है आपके पास, अगर मैं वाई टी बाई 5 कर लूँगा तो इसका इन्वर्स सिस्टम जो होगा वो वाई टी बाई 5 अगर हो गया तो उससे क्या होगा कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वर्स सिस्टम तभी माना जाएगा जब आप फिर से इनपुट प्रोड्यूस कर लो। तो वाई टी की जगह कितना है 5xt डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास आ गया xt। अगर कोई किसी को प्रोसीजर वाइज बताना है तो मैं बोलूंगा देखो ये इनवर्स सिस्टम आ गया और जेड टी इक्वल टू वाई टी बाई 5, जो डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, आराम से देखिएगा। यस सर, किसी को पूरा प्रोसेस दिखाना है तो दिस द सिस्टम और ये इनवर्स सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है आपके पास और ये हमारा हो गया इनवर्स सिस्टम। और अच्छी अच्छी बातें भी करूंगा मैं, अच्छी अच्छी बातें भी करूंगा। कैसे, देखिए ध्यान से। इसलिए सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर मेरे को तो आंसर पता चल गया। वाई टी इक्वल टू 5xt क्या है, तो सर ये तो एलटीआई सिस्टम है, लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है। तो सर ये तो एलटीआई सिस्टम है बिल्कुल। और जो एलटीआई सिस्टम होता है और ट्रांसफर फंक्शन का जो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन होता है इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते हो तो कंट्रोल सिस्टम में हम ट्रांसफर फंक्शन की बहुत बात करते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन की बात जब भी हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म टू इनपुट ट्रांसफर विद जीरो इनिशियल कंडीशन। और हमको पता है कि एलटीआई सिस्टम के लिए वैलिड होता है। और एलटीआई सिस्टम तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब इस ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो एलटीआई सिस्टम में हमारे पास बहुत बातें रहेगी। आपसे कोई बोलेगा कि डिस्क्राइब एलटीआई सिस्टम, तो आप स्टार्ट होंगे तो खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति को सामने वाले को बोलना पड़ेगा रुक जा भैया, आप कितना एलटीआई सिस्टम आप एक्सप्लेन करने वाले हो। तो आपको क्लियर रहना चाहिए क्या क्या एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूं मैं भी, देखना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन।
जितने भी जगह इस दुनिया में ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हो, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम, इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में भी बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इस बात को कंट्रोल सिस्टम में नहीं बताता। मेरे को लगता है मैं कहाँ बताता हूँ, जब स्टेट वेरिएबल पढ़ाता होगा तब जरूर बताता होगा मैं। कंट्रोल सिस्टम में भी बात करता हूँ, लेकिन दुनिया में हर जगह जहाँ ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हो सिस्टम एलटीआई सिस्टम होगा। ये सिस्टम तो एलटीआई सिस्टम है सर, बिल्कुल एलटीआई सिस्टम है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास y टी इक्वल टू 5xt है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो इसका लाप्लास क्या हो गया? लाप्लास ले रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स लिखा और एस, और इसका लाप्लास वाई टी है तो इसका लाप्लास हो गया वाई ऑफ एस। तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा पता है? इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सर एच ऑफ एस, बिल्कुल। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट ट्रांसफर अपॉन इनपुट ट्रांसफर, तो वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। ये क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम हो गया। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से क्या हुआ। जब आप बोले कि सर मेरे पास तो वाई टी इक्वल टू कितना था, क्वेश्चन हमारा क्या था सर? 5xt था। तो पता है लाप्लास अगर ले रहे हो आप, तो वाई टी का लाप्लास क्या हो गया? वाई ऑफ एस हो गया। 5xt का लाप्लास क्या हो गया? 5 कैपिटल एक्स ऑफ एस। ट्रांसफॉर्म अभी लाप्लास नहीं पढ़ाया होगा, बट इतना लाप्लास यूज कर सकता हूं। तो वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस क्या हो गया? आउटपुट ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट ट्रांसफॉर्म, जो पहला वाला सिस्टम था, और इसको आप बोल देते हो ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस लिख देता हूं। इसका आंसर आ गया 5, इस ट्रांसफर फंक्शन का आंसर आ गया 5। इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट की वैल्यू थी 5xt, तो y अपॉन एक्स ऑफ एस किया तो 5 आ गया, y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस 5 आ जाएगा। यस सर। अब आपके पास अगर मैं इनवर्स सिस्टम की बात करूं, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स सिस्टम, तो क्या होता है जब भी आपको इनवर्स सिस्टम डिजाइन करना और एलटीआई सिस्टम के कंसेप्ट में चल रहा है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, आप ट्रांसफॉर्म डोमेन यूज कर सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो एलटीआई में। कंसेप्ट ऑफ इनवर्स सिस्टम क्या होगा? HIS लिख रहा हूं। तो इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है जो मेरा सिस्टम था उसके ट्रांसफर फंक्शन का अपोजिट, इनवर्स। इनवर्स हो गया भी, तो ट्रांसफर फंक्शन में सीधे इनवर्स बोल देते हैं अपन, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो एच आई ऑफ एस की वैल्यू होगी 1 अपॉन एच ऑफ एस। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि एच ऑफ एस की वैल्यू कितना है? ये HIS है, एच ऑफ एस की वैल्यू कितना है सर? 5 है सर, 5। कैसे? ये 5 सर, ये 5, ये 5, यस सर 5 एच ऑफ एस की वैल्यू। अच्छा, HIS जो लिख रहे हो आप, इस इनवर्स सिस्टम का आउटपुट क्या है सर? इस इनवर्स सिस्टम का आउटपुट Z है, इसका इनपुट क्या है? Y है। तो पता है इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो HIS है, इसका कितना हो गया? Z ऑफ एस आउटपुट ट्रांसफॉर्म, और इसका इनपुट क्या हो गया? Y ऑफ एस इक्वल टू कितना आ गया? 1/5। ध्यान से देखना अभी आप, सर ये समझ नहीं आया सर। देखो, जब आप इनवर्स सिस्टम की बात कर रहे हो तो इनवर्स सिस्टम ये आपके पास, ये इनवर्स सिस्टम है, इनवर्स सिस्टम। इसका आउटपुट क्या है? Z ऑफ टी, इसका इनपुट क्या है? Y ऑफ टी। सर 1 मिनट से ये कैसे लिखे? यही तो था यार, ये देखो वाई टी जा रहा था ना यार यहाँ पे, इस सिस्टम का इनपुट वाई टी और आउटपुट जेड ऑफ टी है, तो ये लिखिए अपन। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं लाप्लास लिखूंगा तो ये आउटपुट ट्रांसफॉर्म जेड ऑफ एस हो जाएगा, तो इसका लाप्लास कितना हो गया? कैपिटल, सब कैपिटल लेटर यूज किया करो जब भी ट्रांसफॉर्म लिखते हो, कैपिटल लेटर वाई ऑफ एस, और टाइम डोमेन में स्मॉल लेटर। तो जेड ऑफ एस अपन वाई ऑफ एस की वैल्यू जो हमारा आंसर आया वो 1/5 आया। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, ये जेड ऑफ एस की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से सर? जेड ऑफ एस की वैल्यू आ रहा है वाई ऑफ एस अपॉन 5 आ रहा है। यस सर। इनवर्स लाप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इनवर्स लाप्लास लेंगे तो क्या होगा? तो जेड ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? स्मॉल जेड ऑफ टी, और वाई ऑफ एस डिवाइड बाई 5 है तो क्या हो जाएगा? वाई ऑफ टी डिवाइड बाई 5। तो यही तो लिखे थे हम इनवर्स सिस्टम की, जेड ऑफ टी इक्वल टू वाई ऑफ टी अपन 5 होगा। देखो ये लिखे थे हम लोग कि जेड ऑफ टी इक्वल टू, पहले स्टेप में लिख लिए थे कि वाई ऑफ टी अपन 5 होगा। देखो 10 सेकंड में लिख लिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर इतना सिंपल था तो मैं देख के लिख लिया। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, ये कब काम आएगा? जब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी तब बड़ा काम आ जाएगा। और जब पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट खत्म होता है तो ये सब बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जितनी बातें भाई 1+2 तो 3 होता है, पहली बार बचपन में जब एडिशन सिखाते तो 1+2 बोलते तो 3, तो सब बच्चे को पता चल जाता है। फिर एडिशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जब एडिशन पता होता है तभी सब्ट्रैक्शन सिखाया जा सकता है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते तभी मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा सकता है, जब मल्टीप्लिकेशन सीखते तभी डिवीजन सिखाया जा सकता है। तो 1+2 3 तो पहली बार बचपन में ज्यादा टफ नहीं लगता है,
लेकिन स्टार्ट ऐसे ही होता है, कोई भी कंसेप्ट स्लोली स्टार्ट होकर अपना लेवल तक जाता है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर एलटीआई सिस्टम है, क्या क्या पता होना चाहिए, तो फिर मेरे को अगर ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो मेरा अगर एलटीआई सिस्टम है तो मैं ट्रांसफर फंक्शन के कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि एच आई एस क्या होगा, 1/h हो गया। और ऐसा डिस्क्रीट में भी हो सकता है, बिल्कुल वहां जेड ट्रांसफॉर्म यूज होगा, आराम से देखते जाइएगा। क्या मैं लाप्लास पढ़ाया हूं? नहीं पढ़ाया सर। क्या मैं जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ाया हूं? नहीं। तो मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा यूज कर लूंगा, मेरे को भी पता है कि अभी तक मैं लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ाया हूं। तो एच आई एस 1/h हो गया। ये इसमें बोलने में इन्वर्स बड़ा ठीक लगता है कि यस सर इन्वर्स बोल रहे, देखो इन्वर्स हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन तो इन्वर्स होता हुआ दिख रहा है 1/। तो फिर अपन लिख लिए एच आई एफ एस की वैल्यू कितनी हो गई। फिर एच आई एस क्या हो गया, किसी सिस्टम का आउटपुट, ये जो इन्वर्स सिस्टम है इसका आउटपुट जेड टी और इनपुट वाई टी है, तो जेड ऑफ एस अपन वाई ऑफ एस लिख लिए। इस सिस्टम में क्या था, जब यहाँ पे था तो इस सिस्टम में क्या था, अगर आप यहाँ देखोगे तो इस सिस्टम में जो इस सिस्टम है, ये इस सिस्टम में इनपुट क्या था एक्स टी, आउटपुट क्या था वाई टी, इसलिए इसका लाप्लास क्या लिखे थे वाई ऑफ एस, और इसका लाप्लास क्या लिखे थे एक्स ऑफ एस। तो इसलिए यहां का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, यहां का ट्रांसफर फंक्शन, इसका आउटपुट क्या है वाई ऑफ एस और इसका इनपुट क्या है एक्स ऑफ एस। तो यहां पे वाई अपॉन एक्स है और यहां पे जेड अपॉन वाई है, क्योंकि यहां पे आउटपुट जेड है और इनपुट वाई है, इसलिए आपको क्लियर रहना चाहिए। बहुत बेसिक है बट ठीक है, स्टार्ट क्यों मैं। तो अच्छा मैं एक्स्ट्रा क्यों बताया, मैं बोला देखो यार एलटीआई सिस्टम है और एलटीआई में ये बात की जा सकती है, जब एलटीआई नहीं होगा तब तो ये बात ही नहीं कर सकते। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम, और सिग्नल सिस्टम की बात नहीं है। दुनिया में कहीं पे भी ट्रांसफर फंक्शन की बात चल रही है तो ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलटीआई सिस्टम। अगर सिस्टम टाइम वेरिएंट है तो आप ट्रांसफॉर्म यूज नहीं कर पाओगे, अगर वो नॉन लीनियर है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ आ रहा है आपके पास, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा सर नॉन लीनियर में आपके पास वैलिड नहीं होता है क्या कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? नहीं वैलिड नहीं होता है। अगर आपको जानना है, वैसे तो अभी मैं ये सब बेसिक बातें कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको कभी कभी जिंदगी में ये भी जानने का नीड है कि सर आप ये भी थोड़ा सा बता दोगे क्या, हाँ जैसे अगर मैं बोल दूं कि देखो यार, ऐसे एग्जाम्पल लिया वाई टी इक्वल टू बताओ एक्स माइनस टी क्या है, लीनियर है कि नहीं? यस सर लीनियर है सर, लीनियर है ना भैया? यस सर लीनियर है। और टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है? सर देखो ना टाइम रिवर्सिबल है। सर टाइम वेरिएंट है। इसका मतलब ये पता है क्या है, एलटीवी सिस्टम है, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। अच्छा अब तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट वैलिड हो सकता है कि नहीं? कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, दिखा भी रहा हूं कैसे, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, ठीक है भैया कि वैलिड नहीं होगा। अच्छा अगर हमको ये बात नहीं पता होती तो फिर हम क्या करते, सर लाप्लास निकालते। बताओ इसका लाप्लास लेते तो क्या होता है, वाई टी का लाप्लास क्या होता है वाई ऑफ एस, एक्स माइनस टी का लाप्लास क्या होता है, अगर आप लाप्लास पढ़ोगे जब मैं पढ़ाओगे तो एक्स माइनस टी का लाप्लास होता है एक्स ऑफ माइनस एस, ये होता है भी सब कैपिटल लेटर, एस स्मॉल होता है ना सब, तो लाप्लास वेरिएबल है। तो ये जो आपके पास दिख रहा है आपके पास ये कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफर फंक्शन वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस क्या आएगा, तो वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस क्या आएगा? सर मेरे पास तो एक्स ऑफ एस है ही नहीं, क्यों, एक्स ऑफ माइनस है सर, तो वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस क्या आएगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ बता दे कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि नॉन लीनियर, ये टाइम वेरिएंट है। एलटीआई सिस्टम होगा तो ही बता पाओगे, नहीं तो ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल पाओगे आप। ऐसा नहीं है कि किसी का भी ट्रांसफर फंक्शन कोई भी निकाल लेगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। सर वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी है सर, एक्स स्क्वायर टी का क्या मतलब होता है सर, एक्स टी इंटू एक्स टी, एक्स टी इंटू एक्स टी, यस सर। चलो सही है। बताओ सिस्टम क्या है, सर तो नॉन लीनियर है, बिल्कुल नॉन लीनियर है, और सर टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट सर, तो नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है भाई साहब। तो फिर से हम यही बोल रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट नहीं लगना चाहिए, हम यही बोल रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन देखते तो लगा के, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। जब आप टेक्निकल दुनिया में जब जाते हो तो बहुत आपको एक एक बातें बड़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा सर अगर मेरे को नहीं पता होता और मैं लाप्लास लगा ही देता तो लगा दो भैया, वाई टी का लाप्लास क्या होगा वाई ऑफ एस। जब दो टाइम डोमेन सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं तो पता है लाप्लास में क्या होता है, उनका कन्वोल्यूशन होता है, तो एक्स ऑफ एस कन्वोल्यूशन से मेरे को तो नहीं पता, तो भाई लाप्लास पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा। भाई लाप्लास पढ़ाया हूं क्या? अभी नहीं पढ़ाया हूं, ये तो मैं कंसेप्ट बताने के लिए बता रहा हूं कि भैया ये पता होना चाहिए करके, नहीं पता है तो बाद में पता चलते जाएगा। और एक्स ऑफ एस, अब मैं बोलूं कि सर मेरे को वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस निकालना है, जिसको आप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके बता दे,
नहीं बता सकते वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस की वैल्यू। पता है सिस्टम एलटीआई नहीं है ये सिस्टम एलटीआई नहीं था। इसका मतलब है या तो टाइम वेरिएंट हो या तो नॉन लीनियर हो। जब तक दोनों हो ना हो, मतलब एलटीआई मतलब लीनियर भी हो टाइम इनवेरिएंट हो, तभी आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। ऐसे कहीं पे भी नहीं निकाल सकते आप। तो जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए थोड़ी सी बातें कर दिया। तो ये मेरा बहुत सिंपल था कि एलटीआई सिस्टम था तो मैं ट्रांसफॉर्म डोमेन की हेल्प भी ले सकता था। अगर एलटीआई नहीं होगा तब तो मैं ट्रांसफॉर्म डोमेन की हेल्प भी नहीं ले पाऊंगा, देखिएगा भी आप। ठीक है सर, ओके। ये पहला एग्जांपल था, इनवर्स सिस्टम निकालना था मेरे को और बहुत सारी बातें भी कर डाला। सेकंड एग्जांपल लेते, वाई टी इक्वल टू एक्स क्यूब टी। अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि सर वाई टी इक्वल टू एक्स क्यूब टी है, ये तो नॉन लीनियर है बिल्कुल। तो नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है बिल्कुल, एनएलटीआई नॉन लीनियर, एक्स क्यूब है ना, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है बिल्कुल, एनएलटीआई सिस्टम है। इसका क्या मतलब है, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वैलिड होगा क्या? नहीं सर, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। इसका मतलब तो ये हो गया कि ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट तो वैलिड ही नहीं होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड कहता हूं बस, इज नॉट वैलिड। तो बात ही नहीं हो सकती है। तो हाँ सर, ये बात ही खत्म हो गई। ठीक है। कोई मुझसे बोले कि सर वाई टी इक्वल टू एक्स क्यूब टी, इसका आंसर बताना है, तो आंसर बहुत आसान है यार। क्यों सर, मैं जेड टी इक्वल टू लिख दूंगा सर वाई टी की पावर 1/3 सर, 1/3। तो क्या होगा इससे, इससे आंसर आ जाएगा सर, वाई टी की वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब टी, और एक्स क्यूब टी में सर अगर 1/3 करोगे तो पावर आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टी आ गया ना सर। हाँ बिल्कुल आ गया। जबकि ये नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट है। ऐसा नहीं है कि एलटीआई सिस्टम होना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं। चाहे वो एलटीआई हो चाहे वो ना हो, एलटीआई हो, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट हो, कुछ भी हो, इनवर्स का इससे लेना देना नहीं। इनवर्स तो किसी का भी निकाल जा सकता है। हाँ, ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट से बात नहीं की जा सकती। अभी देखो ये तो आंसर आ गया सर। अच्छा, अगर मैं इसको अच्छे से लिखता तो क्या करता, अगर मैं इसको अच्छे से लिखता तो मैं कैसे लिखता इसको, मैं बोलता देखो ये सिस्टम, अच्छा इसमें हमारा टाइम भी जा रहा लेकिन हम टाइम ले रहे, ठीक है, ये सिस्टम है और बेहतरीन आपका कंसेप्ट होना चाहिए, ये एक्स टी है, और फिर मैं दूंगा इनवर्स सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस और आई नीचे लिख देता हूं तो इनवर्स सिस्टम होता है। यहाँ पे हो क्या रहा है सर, यहाँ पे वाई टी की वैल्यू कितना है पता है आपको सर, एक्स क्यूब टी है बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिस्टम जनरेट कर रहा है क्यूबिक सिस्टम। और एस आई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि एस आई की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जेड टी है, तो जेड टी की वैल्यू क्या होगा सर, ये जो होगा सर वाई टी की पावर 1/3 हो जाएगा। ये इसका इनवर्स सिस्टम है सर, दिस इज द इनवर्स सिस्टम। तो ये इनवर्स सिस्टम है, क्लियर होना चाहिए कि सर इसमें इनवर्स सिस्टम क्या है, दिस वन इज द इनवर्स सिस्टम, दिस वन इज द इनवर्स सिस्टम। ये जो दिख रहा है, तो जेड टी इक्वल टू वाई टी की पावर 1/3। और अगर वाई टी की जगह पुट कर दो एक्स क्यूब टी, तो सर एक्स क्यूब टी पुट कर दोगे तो सर इनवर्स सिस्टम तो वही होता है जो यूनिकली आपको एक्स टी दे देता है। तो देखो एक्स टी मिल गया, जेड टी इक्वल टू एक्स टी जो सिस्टम आपको देगा वही आपका इनवर्स सिस्टम हो जाएगा। तो आगे इनवर्स सिस्टम, ये तो देख के बन गया था, 10 सेकंड में कोई बता सकता था। बट फिर भी मैं पूरा क्यों लिख रहा हूं, अच्छा लगता है छोटी छोटी बातों को अच्छे से देखना। ठीक है, इसमें ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट लग सकता नहीं, ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट वैलिड ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट, वाई टी इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट टी है। अगर इसके बारे में आप थोड़ा भी जानते हो तो आपको क्या पता है सर, इसके बारे में तो हम जानते हैं। क्या जानते हो इसके बारे में सर, ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है सर, ये नॉन लीनियर है सर, और टाइम इनवेरिएंट है। टाइम वेरिएंट का कोई इशू नहीं है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है सर, नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि जब मैं अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, और अगर मैं स्केलिंग फैक्टर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ तो फिर कॉन्जुगेट जो होता है वो नॉन लीनियर सिस्टम होता है। ये अच्छा गुड एग्जांपल है। जबकि इसमें एडिटिविटी को फॉलो करता है बट होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता, अगर आपको याद हो तो नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, तो ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, तो ट्रांसफर फंक्शन की बात भी नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है सर, नहीं कर सकते आप, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। तो वो कंसेप्ट की बात की ही नहीं जा सकती। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझको सिर्फ आंसर लिखना है तो सर आंसर तो लिख देंगे सर, जेड टी इक्वल टू वाई का कॉन्जुगेट कर देंगे सर, वाई का कॉन्जुगेट, हाँ जेड टी इक्वल टू वाई का कॉन्जुगेट। क्यों, वाई की जगह क्या है, एक्स कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट का पावर कॉन्जुगेट होता है ना तो कैंसिल आउट हो जाता है और एक्स टी आ जाता है। कॉन्जुगेट का पावर कॉन्जुगेट तो फिर एक्स टी आ गया। कोई भी ले लो एक्स टी की वैल्यू, उसको कॉन्जुगेट करो और फिर से कॉन्जुगेट करो, 2 बार कॉन्जुगेट करेगा आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको इसको लिखना है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे सिस्टम को आप दिखाना चाहते हो, तो ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये एक्स टी,
और ये कॉन्जुगेट है मेरे पास, ये वाई टी इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट टी था। अब मैं एक नया सिस्टम क्रिएट कर दे रहा हूँ, जेड टी बना दे रहा हूँ। तो जेड टी इक्वल टू क्या होगा सर, वाई टी का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट की पावर कॉन्जुगेट करोगे तो एक्स कॉन्जुगेट की पावर कॉन्जुगेट करोगे तो एक्स टी आ जाएगा। तो हमारा एक्स टी जनरेट हो गया, मतलब इनपुट आ गया आपके पास फिर से वही, ये जो इनपुट है आपके पास वही आना चाहिए फिर से। ये जो इनपुट है आपके पास जो सिस्टम में दिए थे वो फिर से रिकवर हो गया, ये उसका इन्वर्स सिस्टम हो जाता है, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ पाया तो इन्वर्स थोड़ी हो पाएगा। तो ये आपके पास इन्वर्स सिस्टम हो गया। वैसे तो देख के ही पता था बट फिर भी हम अच्छे से बना दे रहे हैं। फोर्थ में वाई टी इक्वल टू एक्स थी आपके पास, क्या इसमें बात है सर? इसमें बात ये है कि ये सिस्टम जो है नॉन लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट, और अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। बिल्कुल, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। अब मैं अगर बोलूँ कि इसका मेरे को आंसर लिखना है तो कोई इशू होगा? नहीं सर, कोई इशू नहीं होगा सर। जेड टी इक्वल टू, अब वाई टी का स्क्वायर कर लो सर, वाई टी का स्क्वायर कर लो। अब वाई टी की जगह तो क्या है, अंडर रूट एक्स टी है, अंडर रूट एक्स टी, इसका स्क्वायर कर लो। अच्छा, अंडर रूट एक्स टी का मतलब क्या होता है सर? एक्स टी की पावर 1/2 और पूरा का पूरा स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक्स टी आ जाएगा। तो ये इनपुट आ गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया जेड टी इक्वल टू वाई टी का स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, हमको ये भी पता है कि आंसर तो हमको इजी सिंपल ही दिख रहा था, बट फिर भी मैं इसलिए बना दे रहा हूँ कि बार बार बॉक्स बनाने से आपको ये पता चलते जाता है कि यार एक सिस्टम इनपुट था, फिर ये सिस्टम जो था वो जनरेट किया आपका, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स सिस्टम हम बना लेंगे बाजू में। तो ये इसका एस आई आ गया ये, और ये आपके पास वाई टी था, और ये एक्स टी आपके पास क्या था, अंडर रूट एक्स टी। तो अंडर रूट एक्स टी था सर। फिर ये हमारे पास था जेड टी इक्वल टू सर वाई टी का स्क्वायर। तो वाई टी का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ, और फिर अंडर रूट एक्स टी का स्क्वायर जब हम करें तो अंडर रूट से ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और एक्स टी आपका इनपुट आ गया, आएगा भी, हमको पता भी है। अच्छा, तो आपको आसान भी लग रहा होगा, तो आसान है, तो आसान लग रहा है आपको। ठीक है, अब वाई एन इक्वल टू ई की पावर एक्स एन है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपको पता है कि ये तो नॉन लीनियर ऑपरेटर है, ना तो एडिटिविटी को फॉलो करेगा ना तो होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। बहुत सारे हम तो लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की खूब बातें की है, तो मेरे को पता है कि ये नॉन लीनियर है और टाइम इन्वेरिएंट है, चाहे वो आउटपुट में चेंज करूँ चाहे इसमें चेंज करूँ। तो ठीक है, तो टाइम इन्वेरिएंट है, तो नॉन लीनियर टाइम इन्वेरिएंट है, बट मेरे को पता है ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट नहीं लग सकता। ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ठीक है, ओके। वाई एन इक्वल टू, तो ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट वैलिड नहीं है, लेकिन मेरे को अगर कोई बोले कि इसका आंसर लिखना है तो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ, जेड एन इक्वल टू, कैसे, ई की पावर इसको कैंसिल करना है तो मैं लॉग नेचुरल लिख दूंगा, लॉग नेचुरल वाई एन कर दिया। इससे हुआ क्या कि लॉग नेचुरल और वाई एन की वैल्यू कितना हो गया, ई की पावर एक्स एन। लॉग नेचुरल से ई कैंसिल आउट हो गया तो एक्स एन ही तो बचा, तो मेरे पास आ गया इनपुट। इसका मतलब है इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया एल एन वाई एन। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है तो ये इसका इन्वर्स सिस्टम है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्या है, जेड एन इक्वल टू एल एन वाई एन क्या है, ये इसी को तो मैं इन्वर्स सिस्टम बोल रहा हूँ यार, ये तो मेरा इन्वर्स सिस्टम है। तो ऐसा भी नहीं कोई पढ़ भी लिया और फिर लिख नहीं पा रहे कि इन्वर्स क्या है। ठीक है, आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ये एक्स एन इस बार डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, तो वाई एन इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स एन, ये एस सिस्टम, ये उसका इन्वर्स सिस्टम, ये तो जेड एन इक्वल टू एल एन वाई एन हो गया। अब एल एन वाई एन हो गया तो जेड एन की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन वाई एन और वाई एन की वैल्यू ई की पावर एक्स एन, तो आ गया भैया, एल एन ई कैंसिल आउट तो एक्स एन आ गया। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव तो था, आपको बस उसको कैंसिल आउट करना है, ये आ गया हमारे पास। यस सर। अब जैसे वाई एन इक्वल टू एक्स फोर माइनस एन, ध्यान से देखा जाए तो सिस्टम लीनियर होगा, बिल्कुल लीनियर होगा, लेकिन माइनस एन के कारण टाइम वेरिएंट होगा।
अगर आपको थोड़ा बहुत भी गुड आइडिया है तो आपको पता है लीनियर है लेकिन टाइम वेरिएंट माइनस एन है ना, तो लीनियर और टाइम वेरिएंट है, मतलब क्या हो गया आपके पास, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, बिल्कुल नहीं वैलिड है, ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें को लिखना है तो ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है कि मेरा जेड एन क्या होगा। अच्छा, जेड एन इक्वल टू, आप अगर इसमें चेंज कर रहे हो आपके पास, आप क्या लिखोगे, आप सोचोगे 4 प्लस एन करना है। जेड एन इक्वल टू अगर आप सोचोगे कि सर 4 माइनस एन है, अगर मैं 4 प्लस एन कर दूँ तो 4 प्लस एन अगर आप सोच रहे हो तो क्या हो गया बताओ, वाई 4 प्लस एन है और वाई एन की वैल्यू एक्स 4 माइनस एन है, तो एन की जगह पे आपके पास क्या हो गया 4 और एन की जगह पे हो गया 4 माइनस एन। तो पता आंसर क्या आ गया, ये वाई एन था और ये एक्स लिखना पड़ेगा इसको, ये x, तो y4, अच्छा मैं भी लिखने आपको दिखा रहा हूं सिर्फ कि मैं y4 प्लस एन लिख रहा हूं, सोच रहा हूं कि ये हो सकता है, और फिर मैं 4 प्लस एन है मेरे पास y एन है तो n की जगह 4 प्लस एन पुट कर दिया, तो n की जगह 4 प्लस एन पुट कर दिया, देखो क्या आ गया, n की जगह 4 प्लस एन पुट कर दिया तो कितना हो गया 4 माइनस, ये था, इसको थोड़ा ठीक करता हूं यार, ठीक है इसको ठीक करता हूं, ये 4 था आपके पास, तो 4 माइनस, और ये कितना हो गया 4 प्लस एन हो गया। ध्यान से अगर देखूं तो कितना बचा ये, सर ये एक्स ऑफ माइनस एन आ रहा है, एक्स ऑफ 4 माइनस एन, तो एक्स ऑफ माइनस एन आ रहा है, और एक्स ऑफ माइनस एन इनपुट नहीं होता, तो इनपुट नहीं है, मतलब जो आप सोच रहे थे वो सही नहीं है ये। अब ध्यान से देखना, कभी कभी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है। अगर सर मैं इसको 4 माइनस एन लिखता तो क्या होता, अच्छा 4 माइनस एन लिखते तो देखो आप 4 माइनस एन लिखते और वाई एन इक्वल टू ये है, तो अब एक्स एन में कर रहा हूँ मैं 4 माइनस, और एन की जगह कितना है 4 माइनस एन, तो 4 माइनस एन किया, पता क्या हो गया, एक्स ऑफ 4 माइनस 4 प्लस एन, ध्यान से देखो क्या हो गया, फिर तो एक्स ऑफ एन आ गया, बिल्कुल सही है, और यही इनपुट है। इसका मतलब पता है इसका इन्वर्स सिस्टम क्या है, इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स सिस्टम है, ये इसका इन्वर्स सिस्टम, दिस वन इज द इन्वर्स सिस्टम, ये इसका इन्वर्स सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं तो ये आपके पास हुआ सिस्टम, ये हुआ सिस्टम, ये एक्स एन, ध्यान देखना आप, और यहां पे आपके पास हुआ वाई एन इक्वल टू एक्स ऑफ 4 माइनस एन। फिर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, ये आपके पास हो गया इन्वर्स सिस्टम, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड एन इक्वल टू क्या हुआ, तो बोले वाई 4 माइनस एन, और 4 माइनस एन में अगर मैं पुट करना चालू करूँ कि वाई 4 माइनस एन किया, अब हमको पता है कि वाई एन की वैल्यू क्या है, तो हमको पता है वाई एन की वैल्यू एक्स 4 माइनस एन है, और 4 माइनस एन पुट करना है वाई में, तो एक्स 4 माइनस एन, और एन की जगह 4 माइनस एन, तो फाइनली एक्स एन आ गया, और ये इनपुट आ गया आपके पास, यस सर। तो ये बड़ा अच्छा था कि इनपुट आप रिकवर कर लिए, दिस वन। तो कभी कभी तो ये वाला गलत था इसलिए नॉट इक्वल टू इनपुट लिखा है, लेकिन मेरे को लिखना पहले था, अभी देखते रहिएगा अभी जैसे इसमें आगे बढ़ते जाओ, ठीक है सर। अब ये आपके पास इंडिकेटर है, ये तो स्टैंडर्ड इंडिकेटर सर्किट है, स्टैंडर्ड इंडिकेटर, स्टैंडर्ड इंडिकेटर, आपको बहुत चीजें सिग्नल सिस्टम पढ़ते समय में बहुत सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर रहना चाहिए। स्टैंडर्ड इंडिकेटर सिस्टम, ये लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, बिल्कुल एलटीआई सिस्टम है सर, ये तो हमको पता है बात, यस तो एलटीआई सिस्टम है, और अगर ये एलटीआई सिस्टम है इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एलटीआई सिस्टम है तो ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट वैलिड होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड, ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड, ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड, तो मैं ट्रांसफर फंक्शन भी यूज करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वाई टी इक्वल टू ये, अगर मैं आपसे किसी से पूछता कि जेड टी क्या होगा तो आप बड़े आराम से बोलते थे, क्या बोलते थे सर, मैं डिफरेंशिएटर लगा दूंगा सर, डी बाई डी टी वाई टी कर दूंगा, ये डिफरेंशिएटर लगा दिया सर, डी बाई डी टी वाई टी कर दिया, और डी बाई डी टी वाई टी कर दी आपके पास, तो वाई टी की वैल्यू आपके पास, जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डमी वेरिएबल कुछ भी हो, अगर मैं बोल दूँ कि मैं माइनस इनफाइनाइट टू टी है, एक्स टाउ डी टाउ है, डिफरेंशिएट हुआ तो एक्स टी हो जाएगा आपके पास, तो जेड टी इक्वल टू एक्स टी आ गया, जेड टी इक्वल टू एक्स टी आ गया, दैट मीन्स द इनपुट, ये तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया, इससे ये इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया, ये इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया। यस, अब देखते रहिएगा आराम से। अब अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि देखो ये मेरे पास एक सिस्टम जिसमें इंटीग्रेटर हो रहे हैं, ये सिस्टम है, ऐसा लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट टू टी, ये सिस्टम है मेरा, ये एक्स टी है। तो वाई टी इक्वल टू ये आ गया आपके पास, वाई टी इक्वल टू डमी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू टी है, एक्स टाउ डी टाउ लिख सकता हूँ, एक्स लेमडा डी लेमडा लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ आपके पास, टी भी लिख सकता हूँ। तो एक्स टाउ डी टाउ लिखा हुआ तो देयर इज नो इशू, डमी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ये। अब मेरे को पता है कि मेरे को अब आपके पास एक सिस्टम लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आ गया, ये डी बाई डी टी हो गया, जो वाई टी है तो जेड टी इक्वल टू आ गया डी बाई डी टी वाई टी, डी बाई डी टी वाई टी। और जैसे मैं डिफ्रेंशिएट किया वाई टी को, और वाई टी था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी, तो एक्स टी आ गया, दैट मीन्स इनपुट। ये मेरा सिस्टम, ये इसका इन्वर्स सिस्टम, इंटीग्रेटर का इन्वर्स सिस्टम उसका डिफरेंशिएटर होता है। एलटीआई सिस्टम है तो मैं ट्रांसफर फंक्शन भी हेल्प ले सकता हूँ उससे, इसका मतलब तो ये हुआ, बिल्कुल ले लेते हैं, अभी देखते हैं जरा क्या है मेरे पास सिस्टम में। सर वाई टी इक्वल टू मेरे पास है माइनस इनफाइनाइट टू टी एक्स टाउ और डी टाउ, डमी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, टी हो सकता है, डमी वेरिएबल किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये एलटीआई सिस्टम है, यस सर, तो मैं तो लाप्लास भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो सर, एलटीआई सिस्टम है तो ले रहा हूँ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वाई टी का लाप्लास क्या हो गया, वाई ऑफ एस, इसका लाप्लास क्या होगा सर, एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई एस, सर इंटीग्रेशन के कारण 1/s आता है, इंटीग्रेटर का 1/s आता है, तो ट्रांसफर फंक्शन कितना आ रहा है एच ऑफ एस की वैल्यू, सर वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस, मतलब सर 1/s आ गया, बिल्कुल सही है। तो अगर 1/s ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ये एच ऑफ एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। अब मेरे को पता है कि यार एच आई एस क्या होता है, सर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स सिस्टम, ये होता है 1/h ऑफ एस, ये क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स सिस्टम, एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स सिस्टम यही होता है। तो अब मेरे पास अगर रिजल्ट की बात करें कि एच आई एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ध्यान से देखना, एच आई एस की वैल्यू कितना था सर, 1/h ऑफ एस, और एच ऑफ एस की वैल्यू कितना था 1/s, तो ऊपर चला गया, ये एस पहुंच गया। अच्छा, जो इनवर्स सिस्टम है उसका आउटपुट क्या है सर, जेड, तो जेड ऑफ एस, और ये वाई ऑफ एस, तो जेड ऑफ एस अपॉन वाई ऑफ एस इक्वल टू क्या है सर, एस है सर, तो जेड ऑफ एस इक्वल टू कितना आ गया सर, एस इंटू वाई ऑफ एस आ गया। बताओ इनवर्स लाप्लास लिखोगे तो जेड ऑफ टी, स्मॉल जेड ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा सर, एस मल्टीप्लाई किसी से होता है तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव सर, तो डी बाई डी टी वाई टी, सर ये आंसर आ गया, और वाई टी की जगह पुट करोगे तो ये आंसर है आपका। यही तो हम पहले भी बोले थे कि हमारा आंसर है द इनवर्स सिस्टम, ये आपका इनवर्स सिस्टम है दिस वन। अच्छा, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए अप्लाई हो सकता था क्योंकि एलटीआई सिस्टम, देखो ध्यान से, यस सर, तो एक्स्ट्रा बातें करने का मौका मिल गया आपको, और हम एक्स्ट्रा बातें छोड़ते नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा बातें छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज आप अगर बहुत अच्छा कमांड करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट की एक अच्छा फीलिंग रखना चाहते हो, तो आपको भागना नहीं है, पकड़ के रखना है, टाइटली आपको पकड़ के रखना है कंसेप्ट को, ठीक है। वाई इक्वल टू माइनस के की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू एन, ये स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर सर्किट है, स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर सर्किट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि यस सर स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर सर्किट, स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर, स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर, यही क्वेश्चन है, यस सर स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर है, वाई एन की वैल्यू क्या होगी, तो सर ऊपर से पुट करता हूँ, के की वैल्यू पहले एन पुट कर देता हूँ, तो एक्स एन होगा, और फिर नीचे जाते जाता हूँ तो क्या होगा, एन की पहले n-1, फिर n-2, फिर n-3, ये एक्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट, यही होगा, यस सर, ये वाई एन है। अगर मैं इसको डिले कर दूं 1 से, क्योंकि मेरे को एक्शन चाहिए, अगर मैं इसको डिले कर दूं yn-1 लिख दूं, डिले कर दिया, डिले बाय 1 यूनिट, डिले कर दिया इसको मैं, डिले बाय 1 यूनिट कर दिया, तो xn क्या हो जाएगा, xn-1 हो जाएगा, xn-1 क्या हो जाएगा, xn-2 हो जाएगा, xn-2 क्या हो जाएगा, xn-3 हो जाएगा,
एक्स एन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस फोर हो जाएगा। और इनफाइनाइट में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, उसमें कितना भी आप कुछ करो। अब मेरे को एक्सएन चाहिए तो मैं क्या करूँ, सर एक्सएन चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे, अगर सर आप वाई एन में से अगर वाई एन माइनस वन कर देते हो, वाई एन में से वाई एन माइनस वन कर देते हो तो पूरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पूरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्सएन बचेगा और ये इनपुट बच गया। देखो आपके पास आ गया। पता है ये वाई एन माइनस वन क्या है, ये सर स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन, आउटपुट और इसका प्रीवियसली जो आपके पास सैंपल्स होगा वो वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर है। तो स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर का जो इनवर्स सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या होता है आपके पास, डिफरेंस इक्वेशन। देखो ये इनपुट आ गया, इसका मतलब है ये तो इनवर्स सिस्टम हो गया। यस सर, ये इनवर्स सिस्टम हो गया सर, दिस वन इज द इनवर्स सिस्टम। यस, ये इनवर्स सिस्टम बन गया, इनवर्स सिस्टम बन गया। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यस, अगर मैं बोलूँ कि जितना भी मैं डील कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंस की जब मैं बात करता हूँ तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इसमें कि इसका इनवर्स सिस्टम क्या है। बोले ये द स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, वाई एन इक्वल टू, ये दिखा आपके पास, सब्ट्रैक्ट किया हम लोग, आ गया। अब चलो एक और मस्त चीज बताता हूँ मैं आपको, क्या है वाई एन इक्वल टू, क्या है देखना ध्यान से। वाई एन इक्वल टू क्या है सर, समेसन के की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू एन और एक्स ऑफ के है सर, यही। यस, तो वाई एन की वैल्यू कितना है सर, ये एक्स एन है, ऊपर से लिख लो आप, प्लस एक्स एन माइनस वन है, फिर एक्स एन माइनस टू है, और अप टू आपके पास एक्स माइनस इनफाइनाइट। एक इंटरेस्टिंग बात करूं, बताओ ये सिस्टम क्या है सर, ये सिस्टम, ये तो सर लीनियर है, कोई बात ही नहीं है। देखो देखो लीनियर सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम है, वो टाइम इनवेरिएंट, को डिले है सिर्फ। तो ये एक एलटीआई सिस्टम है, बिल्कुल एलटीआई सिस्टम है सर, एलटीआई सिस्टम है। तो ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट तो वैलिड होना चाहिए। यस, तो ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड, बिल्कुल ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन क्या लगाते हैं अपन, देखना ध्यान से देखना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ट्रांसफर फंक्शन लेना है, तो ट्रांसफर फंक्शन मैं लेना चालू कर रहा हूँ। अब ले रहा हूँ मैं ट्रांसफर फंक्शन, तो मैं जेड ट्रांसफॉर्म दूंगा क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। वाई एन का कितना हो गया, कैपिटल वाई ऑफ जेड। एक्स एन का क्या हो गया, कैपिटल एक्स ऑफ जेड। क्या आपको पता है एक्स एन माइनस वन का क्या होगा, जेड की पावर माइनस वन एक्स ऑफ जेड। सर ये तो मेरे को नहीं पता, तो जब जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा बातें कर देता हूँ मैं, जब भी मौका मिलता है ये एक्स्ट्रा बात है। किसी को जेड ट्रांसफॉर्म जिंदगी में नहीं आता है तो ठीक है, फिर वो इसको बस देख ले और सोचे कि ऐसा होता है, पता नहीं कैसे होता है। जेड ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे तो ये जेड की पावर माइनस वन, ये कितना हो गया, जेड की पावर माइनस टू एक्स ऑफ जेड, और ऐसा चलते जा रहा है ये। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे एच ऑफ जेड होता है ट्रांसफर फंक्शन, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड। पता कितना आंसर आ रहा है सर, ये आंसर आ रहा है वन प्लस जेड इनवर्स प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस जेड की पावर माइनस थ्री अप टू सर ये माइनस इन्फाइनिट या इन्फाइनिट। सर तो जीपी सीरीज बन गया, और जीपी सीरीज का सॉल्यूशन कितना होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। द सॉल्यूशन ऑफ जीपी सीरीज, ए क्या है वन है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो जेड इनवर्स। तो सर एच ऑफ जेड की वैल्यू इतना आ गया सर, देखो ध्यान से। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड जो एक्यूमुलेटर सिस्टम है जिसको आज तक आप बहुत यूज भी किए हो, उसका ट्रांसफर फंक्शन ये होता है वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स। अच्छा, इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड आ गया, वाई जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड की वैल्यू कितना आ गया सर, ये आ गया वन अपॉन जीपी सीरीज लगाया तो वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स। ठीक है सर, अब मेरे को बताओ कि इसका इनवर्स क्या होगा, एच आई जेड क्या होगा सर, एच आई जेड होगा वन अपॉन एच जेड सर। तो कितना हो गया, वन अपॉन एच जेड सर, इसको इन्वर्स कर लो तो वन माइनस जेड इनवर्स हो गया। अच्छा, एच आई जेड क्या होगा सर, एच आई जेड में आउटपुट क्या है, अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स सिस्टम की बात करूं, ये इन्वर्स है, इसका आउटपुट क्या होता है जेड एन, स्मॉल जेड एन। इसका इनपुट क्या होता है वाई एन, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई ऑफ जेड, इसको लिखोगे तो कैपिटल जेड ऑफ स्मॉल जेड। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो कैपिटल जेड ऑफ स्मॉल जेड, जेड ट्रांसफॉर्म, और ये कैपिटल वाई जेड अपॉन दिस वन, कितना बचा था, वन माइनस जेड इनवर्स। मल्टीप्लाई कर लेता है इधर, तो कैपिटल जेड ऑफ स्मॉल जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई ऑफ जेड, वन से मल्टीप्लाई हो तो वाई ऑफ जेड हो गया माइनस जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड हो गया। क्या इनवर्स लाप्लास निकालू, यस इनवर्स, सॉरी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालू, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, तो वाई जेड ऑफ जेड का कितना हो गया, स्मॉल जेड ऑफ एन, स्मॉल जेड ऑफ एन हो गया।
y ऑफ z का कितना हो गया, y ऑफ n आ गया, और z इनवर्स वाई जेड का क्या हो गया, y ऑफ n माइनस वन आ गया। और देखो आपके पास ये हो गया, और यही इसका स्टैंडर्ड जो डिफरेंस इक्वेशन है, यही इसका इनवर्स सिस्टम, ये इसका इनवर्स सिस्टम, स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन। ये देखो, हम तो पहले बोल रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा जेड ट्रांसफॉर्म यूज करके दिखाया आपको, बिकॉज एलटीआई सिस्टम था तो वैलिड था। द एलटीआई सिस्टम तो जेड ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट है वैलिड है। ये थोड़ा सा यूज किया, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा जेड ट्रांसफॉर्म यूज कर लिए, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर इससे आसान जेड ट्रांसफॉर्म तो होता नहीं, बट ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे तब की बात है, लेकिन मेरे को यूज करके दिखाना था। अच्छा, लेकिन बेसिक अगर जेड ट्रांसफॉर्म के बिना नहीं दिखाता तो फिर मैं ऐसे दिखाता, वाई एन ये दिख रहा था, एक सैंपल आप डिले किए तो फिर सब डिले हो गया, लेकिन एक्शन सबट्रैक्ट किया तो एक्शन बच गया, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। यस है, तो अच्छा था। हाँ, अब ये आपके पास नाइन्थ में देखो आपके पास ऐसे समेशन लगा हुआ है, यस ऐसे समेशन लगा हुआ है। यहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे भी ट्राई करूँ, यस सर, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। वाई एन की वैल्यू कितना हो गया, जब आप के की वैल्यू एन पुट करोगे तो 1/4 एन माइनस के की वैल्यू पुट की है अपन एन, के की वैल्यू एन पुट की है, और ये एक्स ऑफ एन हो गया, फिर 1/4 एन माइनस के है, और के की वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगा इस बार, और एक्स ऑफ एन माइनस वन, फिर 1/4 एन माइनस के, और के की वैल्यू एन माइनस टू, और ये हो जाएगा कि आपके पास एक्स ऑफ एन माइनस टू, एक्स ऑफ एन की जगह आपके पास जैसे पुट किए कि एन था, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ऐसा चलते जाएगा अब टू माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, वाई एन की वैल्यू 1/4 की पावर जीरो आ गया, 1/4 की पावर जीरो आ गया, इंटू कितना आ गया, एक्स एन आ गया, ये कितना आ रहा है 1/4 की पावर एन एन कैंसिल आउट, 1/4 की पावर वन आ रहा है, और एक्स ऑफ एन माइनस वन, फिर ये 1/4 की पावर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, एक्स ऑफ एन माइनस टू, और एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखा जाए कि वाई एन आया कितना, तो बोले वाई एन की वैल्यू आ रही है, ये तो वन हो गया, एक्स एन आ गया, ठीक है भैया, ये कितना आ रहा है 1/4 एक्स ऑफ एन माइनस वन, फिर 1/4 का स्क्वायर एक्स ऑफ एन माइनस टू, मैं चाहूं तो अगला भी लिख सकता हूं 1/4 का क्यूब एक्स एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन। ये इतना आ गया आपके पास वाई एन की वैल्यू। मेरे को तो इन्वर्स निकालना, पहले तो मैं वाई एन लिखा जो दिख रहा था आपको। अब अगर मैं बोलूँ कि वाई एन लिखना है मेरे को, और मैं अगर वाई एन माइनस वन करूंगा तो एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, लेकिन कैंसिल आउट तो होगा नहीं। यस सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एन ये आपके पास है, वाई एन ये है, मैं अगर बोल दूं कि 1/4 वाई एन माइनस वन कर दूं, अगर मैं क्या करूं 1/4 वाई एन माइनस वन करूं, तो सब में 1/4 मल्टीप्लाई भी होगा और एन माइनस वन होगा, तो पहला हो गया 1/4 और एन माइनस वन, तो एक्स एन माइनस वन, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो 1/4 मल्टीप्लाई किया तो 1/4 का स्क्वायर हो गया है, तो और एक्स एन माइनस वन क्या हो गया, एक्स एन माइनस टू हो गया। इसका मतलब है कि ये आ गया आपके पास पहला टर्म, ये आ गया आपके पास दूसरा टर्म, ठीक है। फिर 1/4 का क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/4 का मल्टीप्लाई किए थे अपन, और ये आ गया एक्स एन माइनस टू की जगह एक्स एन माइनस थ्री। अच्छा, एरो इसलिए बना दे रहा हूँ कि जस्ट आपको लगे कि कौन सा टर्म क्या बना, ठीक है, और ऐसा आपके पास चलते जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। अब देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वाई एन माइनस 1/4 वाई एन माइनस वन कर रहा हूँ, क्या बचा भैया, सर सब कैंसिल आउट हो गया, एक्शन बच गया, दैट मीन्स ये क्या है, इनपुट, यस ये इनपुट, ये इनपुट आ गया आपके पास। तो अगर मैं सिस्टम अगर डिजाइन करता आपके पास, इसका मतलब है कि ये हो गया कि सर मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, एक्शन दिया था मैं यहाँ पे, और ये वाई एन की वैल्यू कितनी थी उस सिस्टम की,
वाई एन की वैल्यू दिस इज समेशन के की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट टू एन 1/4 n माइनस के, हाँ, और x के। ये था सर मेरे पास सिस्टम। जब हम इसका इन्वर्स सिस्टम जनरेट किए, पता क्या है जेड की वैल्यू? जेड की वैल्यू आया वाई एन माइनस 1/4 वाई एन माइनस 1, ये। और इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स एन, दैट मीन्स द इनपुट। तो इस सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम वो है, दिस वन इज द इन्वर्स सिस्टम। तो जेड एन इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास क्या हुआ, तो आपके पास ये जो जेड एन है उसकी वैल्यू है वाई एन माइनस 1/4 वाई एन माइनस 1। ये इसका इन्वर्स सिस्टम है। यस सर, ये इसका इन्वर्स सिस्टम। दिस वन इज गुड। ये इसका इन्वर्स सिस्टम, ये इसका इन्वर्स सिस्टम। ये देखो, ये अच्छा एग्जांपल था, इसको भी आप स्टार डाल सकते हो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा पसंद है, कौन सा? इसके पहले वाला, स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर। स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर ओवरऑल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का सबसे फेवरेट पार्ट है। सिस्टम में जब भी बात होती रहती है, आगे भी जब आप पूरा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम और भी आगे पढ़ोगे, जेट ट्रांसफॉर्म वगैरह। ये वाई टी इक्वल टू 4 प्लस कॉस टी। यस सर, क्या आपके पास ये लीनियर है? यहाँ 4xt और कॉस टी और एक्स टी है। ऐसा नहीं है कि 4 अलग से एक्स टी और कॉस टी है, नहीं नहीं, 4 प्लस कॉस टी इंटू एक्स टी तो लीनियर है। बट कॉस टी मल्टीप्लाई है तो टाइम वेरिएंट है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो है वो लीनियर है लेकिन टाइम वेरिएंट है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड। तो ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। टाइम वेरिएंट है ना भाई, कॉस टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट अगर रहूँगा मैं, तो जेड टी इक्वल टू बोल दूंगा वाई टी अपॉन 4 प्लस कॉस टी, मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम फैक्टर से। वाई टी की वैल्यू कितना है? 4 प्लस कॉस टी एक्स टी, ब्रैकेट में 4 प्लस कॉस टी इंटू एक्स टी। मैं सेम फैक्टर से डिवाइड कर दिया 4 प्लस कॉस टी से, तो बचा कितना? एक्स टी बच गया। और एक्स टी मतलब क्या होता है? इनपुट। यही तो हम भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि ऐसा आंसर तो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा सिस्टम है। इस सर ये आपका सिस्टम है ये, और ये एक्स टी आप दे रहे थे, ये मेरे पास मिला इनवर्स सिस्टम ऐसा ही। ये आपके पास वाई टी है। यस सर, ये वाई टी है। भैया जेड टी कितना होगा? अच्छा जेड टी वही तो लिख रहे थे हम कि जेड टी इक्वल टू होगा वाई टी अपॉन 4 प्लस कॉस टी। 4 प्लस कॉस टी, जैसे वाई टी की जगह पुट करोगे तो एक्स टी आ जाएगा, दैट मीन्स द इनपुट। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि हमारा इन्वर्स सिस्टम क्या हुआ। तो इन्वर्स सिस्टम ये हुआ आपके पास, दिस वन इज द इन्वर्स सिस्टम। ये इसका इन्वर्स सिस्टम हुआ, ये इसका इन्वर्स सिस्टम हो गया, बन गया, डिजाइन हो गया। ये जैसे 10 एग्जांपल लिए, और आई होप कि आपको इतना समझ आ गया कि यस सर एकदम क्लियर कट हमको समझ आ गया सर, देयर इज नो इशू। एक इन्वर्स सिस्टम के बारे में कुछ लाप्लास यूज किया, कुछ जेट ट्रांसफॉर्म यूज किया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा यूज करना अलाउ नहीं था, और ज़्यादा यूज नहीं किया। मेरे को पता अपनी लिमिटेशन, क्योंकि लाप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म किस बहुत लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, बट मैं तो नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन ये है कि मैं नहीं डील किया, तो जो चीज़ मैं डील नहीं करता हूँ उसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लेके नहीं जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ही यूज किया, जितना बड़ा बेसिक यूज हो सकता था, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है तो पता होना चाहिए, ऐसे करके हम स्ट्रांग बनते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि कुछ स्टेटमेंट जब एग्जाम में आ जाते तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कल एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो सबसे बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि समझ नहीं आएंगे कि क्या आंसर लिखे करके। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि जो इन्वर्स होता है किसी कॉजल सिस्टम का, वो क्या होता है? आंसर होगा नॉन कॉजल, आंसर होगा कॉजल, आंसर होगा मे और मे नॉट बी कॉजल। तो मे और मे नॉट बी कॉजल। अब कैसे याद करोगे? ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे जिंदगी के, कि कॉजल जो सिस्टम होता है, इसका जो इन्वर्स होता है किसी कॉजल सिस्टम का, वो कॉजल होता है कि नॉन कॉजल होता है, कि मे और मे नॉट बी कॉजल।
तो देखो आपके पास कुछ एग्जांपल है, इसलिए फटाफट आपको सिग्नल सिस्टम में ना आप याद करोगे तो पागल हो जाओगे। एक टीचर को बहुत सारा याद होता होगा, टीचर की बात नहीं कर रहा है, जब स्टूडेंट की बात करें तो उसके पास ना सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल फास्ट मोड में लेते आना चाहिए और एकदम माइंड में तुरंत आना चाहिए, मतलब डरना नहीं होना चाहिए। ऐसा आ गया तो आप डर रहे हो, क्यों? कहीं पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, हर चीज कैसे पढ़ लोगे? अब आप अगर हर चीज नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर कैसे दोगे? तो आपको क्लियर रहना चाहिए। जैसे मैं कॉजल सिस्टम लिया, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ये वाई टी इक्वल टू 1/x2 है, इसका इनवर्स क्या होगा? वाई टी इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो 2 YT इसका इनवर्स सिस्टम हो गया, दिस वन इज द इनवर्स सिस्टम। ये सिस्टम है तो इसका इनवर्स सिस्टम हो गया। अब 2 YT है तो देखो आपके पास ये तो कॉजल सिस्टम था, 2 YT भी कॉजल होता है, तो आंसर इनवर्स सिस्टम आ गया, आपके पास इनपुट आ गया, तो कॉजल का कॉजल आ गया। तो ये आपका सिस्टम है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि ये क्या दिख रहा है आपके पास, तो ये सिस्टम है और ये उसका इनवर्स सिस्टम है। ये तो कॉजल था सर, कॉजल ही आ रहा है। अब देखो एक और मैं कॉजल ले रहा हूं, इंटीग्रेटर कॉजल होता है, इंटीग्रेटर कॉजल होता है आपके पास, यस सर। अब इसका डिफरेंशिएटर ले रहे हो तो आपको पता है कि डिफरेंशिएटर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है डिफरेंशिएटर। इसका मतलब है कि अगर ये आपके पास कॉजल सिस्टम है तो इसका इनवर्स सिस्टम भी कॉजल है। तो देखो कॉजल आपके पास हो गया। ऐसे आप कुछ एग्जांपल लोगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बैठ जाए कि अरे कॉजल का तो कॉजल ही होता है। फिर एग्जांपल लिया xt-4, xt-4 का पता है आपके पास, इसका जो इनवर्स सिस्टम होता है yt+4 होता है। जैसे मैं yt+4 करूंगा ना, t की जगह t+4 पुट करूंगा तो 4 कैंसिल आउट होगा। t-4 का t-4 नहीं होगा, वो अपोजिट था, वो 4 - n था। तो ऐसा भी ना हो जाए कि आप कुछ गलत चीजों को वैसा ले ले, कैसा ले ले कि सर हम तो कुछ कर रहे थे, क्या किए थे, चलो मैं डिस्क्रीट लिया तो उस समय कंटिन्यूस ले लेता हूँ। yt इक्वल टू अगर मेरे पास है x4 - t, ये भाई साहब n था उस समय, चलो चलेगा। तो आपको ये क्लियर है कि अगर मेरे को इसका इन्वर्स लेना है तो मैं zt इक्वल टू, मैं बोला था कि y4 - t ले लेना। तो आपके मन में ये ना बैठ जाए, क्या ना बैठ जाए कि सर y4 - t था, अब अगर मैं yt इक्वल टू x4 - t और इस x में t की जगह अगर मैं 4 - t पुट करूंगा तो क्या होगा? तो भाई साहब ये 4 हुआ, ये -4 हुआ, ये प्लस टी हुआ, 4 कैंसिल आउट हो गया और आंसर विल बी xt। तो ये तो सही है सर, हाँ वो आना चाहिए। अब इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि कल मैं आपको ये दे दिया कि yt इक्वल टू क्या था, ये भी एग्जाम्पल सर xt-4, xt-4। अब आप बोलोगे सर आप तो बताए थे सर जो रहता उसी को लिख देना करके, तो आप बोल दिए कि सर yt-4 का xt-4 का yt-4 लिख दिए। इससे होगा क्या पता आपके पास? अब देखो xt-4 में t की जगह t-4 पुट कर रहा हूं मैं, x t की जगह t-4 पुट कर रहा हूं और -4 है, पता है xt-8 आ गया। गलत है ये। क्या zt इक्वल टू इनपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है xt के बराबर। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रॉन्ग है। जब एक नॉर्मल सिस्टम की बात करते हैं ना हम लोग, तो zt इक्वल टू क्या होगा पता है आपके पास? zt इक्वल टू अगर xt-4 है तो yt+4 हो गया, सिंपल। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो yt इक्वल टू अगर xt-4 है और yt+4 निकालना है तो t की जगह t+4 पुट करो, t की जगह t+4 पुट किया और -4 तो कैंसिल आउट हो गया और xt आ गया। इसका मतलब है कि इनपुट हो गया ये द zt। ये देखो ध्यान से, अब ये सही है? यस सर ये सही है, ये सही है। तो इसका इनवर्स सिस्टम ये लिखा हुआ था, देखो yt+4, ये देखो yt+4, ये देखो yt+4, इसका इनवर्स सिस्टम ये। और yt+4 नॉन कॉजल सिस्टम है, फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है ना भाई साहब। yt+4 0 पे पुट करोगे t तो 4 पे, तो नॉन कॉजल। इसका मतलब है कि कॉजल सिस्टम का इनवर्स नॉन कॉजल भी हो सकता है और कॉजल सिस्टम का इनवर्स कॉजल तो बहुत सारा दिखता ही है। ये बड़ा नॉर्मल है कि आप एग्जाम्पल लोगे तो कॉजल का कॉजल दिखेगा, बट ये तो जनरलाइज सिस्टम लिखा है। इसका मतलब है कि एक कॉजल सिस्टम का इनवर्स नॉन कॉजल भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनवर्स ऑफ ए कॉजल सिस्टम मे और मे नॉट बी कॉजल। अब ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो नॉर्मल स्टूडेंट तो कुछ नहीं कर सकता, हो तो क्या कर पाएगा? तो ऐसे जब क्वेश्चन अच्छे वाले स्टेटमेंट अगर फ्रेम होते तो नॉर्मली लोग हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, इट्स गुड कंसेप्ट, यस। अगर मैं बोलूं कि इनवर्स ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम क्या होगा, तो नॉन कॉजल सिस्टम का भी इनवर्स क्या होता है पता है आपके पास? मे और मे नॉट बी कॉजल। मतलब एक नॉन कॉजल सिस्टम अगर लिया xt+4 तो देखो ये कॉजल बन गया, ये नॉन कॉजल था, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है नॉन कॉजल। पता है इसका इनवर्स क्या होगा? yt-4, ये इसका इनवर्स सिस्टम हो गया और ये कॉजल है। इसका मतलब है किसी नॉन कॉजल का इनवर्स कॉजल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखो नॉन कॉजल था yt इक्वल टू x - t, ये क्या है आपके पास? ये जो सिस्टम है नॉन कॉजल है।
अब पता है इसका इन्वर्स क्या होगा, फिर से रिवर्सेबल करोगे तो देखो ये भी आपके पास जो है वो क्या है, नॉन कॉजल, तो नॉन कॉजल का इन्वर्स भी नॉन कॉजल हो सकता है। अच्छा, हाँ, और नॉन कॉजल का इन्वर्स कॉजल भी हो सकता है, इसलिए नॉन कॉजल का जब इन्वर्स लिखते हैं तो मे और मे नॉट बी कॉजल। ये देखो अगेन दिस वन इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसलिए बहुत अच्छे से आपको देखना है। ऐसी चीजें आप याद करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिग्नल सिस्टम से लोग डरते हैं। अगर मैं पूछूं कि सर, कुछ लोग बोलते हैं सिग्नल सिस्टम में डर लगता है, ऐसी चीजों के कारण वो लोग डर जाते हैं कि सर कैसे होगा, चीजें इधर उधर हो जाएगी, चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सिग्नल सिस्टम एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, इंटरटेनिंग है अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है। अगर टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप अच्छे से इंगेज नहीं करते इस सब्जेक्ट को। तो ऐसे ही पढ़ के सिर्फ निकल जाते हो तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये था आपके पास 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन लेते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच गया हूं, सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 45 मतलब सिस्टम के 44 क्वेश्चन करा चुका हूं। ये था कि कंसीडर द सिस्टम विद द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन था, और वाई एन इक्वल टू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लिखा था, और बोला था कि वाई एन और वाई एक्स एन इनपुट है, वाई एन आउटपुट है, सिस्टम क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। अच्छा, तो ये तो सब हम पढ़ चुके, इन्वर्टिबल, टाइम इनवेरिएंट, ये सब तो हम डील कर चुके। अब अगर इसके बारे में बात करना है कि सर मेरे को इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल की बात करना है, तो वाई एन इक्वल टू ये मेरे पास। अब मेरे को तो पता है इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है। इन्वर्टिबल वो, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम वो होता है जो कि डिफरेंट इनपुट के लिए एक सिंगल सेम आउटपुट देते हैं। इन्वर्टिबल का तो मतलब होता है कि अलग अलग इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। अगर कॉमन आउटपुट मिल गया, अलग अलग इनपुट के लिए कॉमन आउटपुट मिल गया, तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा, ऐसे वाले सिस्टम को हम हमेशा क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे वाले सिस्टम में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बहुत सही तरीके से, जब मल्टीप्लाई होता है कोई सिस्टम, मल्टीप्लाई एक्शन इससे, तो आपको क्या करना चाहिए पता है। ऐसी जगह पे सर आप बोले थे सर कि हमको डेलिन ले लेना चाहिए, इंपल्स को यूज करना चाहिए। अगर आप डेलिन लोगे तो क्या होगा पता आपके पास, डेलिन लोगे तो एन की जगह जीरो पुट करोगे, इसकी जगह जीरो पुट करोगे, वन माइनस वन की पावर जीरो, तो टू आ जाएगा। और डेलिन तो डेलिन मल्टीप्लाई रहेगा ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। अगर डेल एन माइनस, अच्छा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, डेल एन माइनस वन करोगे तो एन की जगह वन पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू डेल एन माइनस वन तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो इंटू डेल एन माइनस वन तो जीरो ही हो गया। और अगर मैं डेल एन माइनस टू करूंगा तो, डेल एन माइनस टू करूंगा तो क्या होगा, एन की जगह टू पुट करोगे तो वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर तो वन, तो वन प्लस वन टू। तो आंसर सेम नहीं है, ये टू डेल एन है और ये टू डेल एन माइनस टू है। तो आप ये ना सोचे कि सेम आंसर आ गया, बट अगर ये डेल एन माइनस थ्री होता तो सर ये ऑड वैल्यू जब आप पुट करोगे एन की जगह थ्री, तो वन और माइनस वन की पावर थ्री, तो माइनस वन ही आ जाएगा, तो जीरो डेल एन माइनस थ्री आ जाएगा। अच्छा, जीरो डेल एन माइनस थ्री का इशू नहीं है, आंसर विल बी जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं डेल एन माइनस वन और डेल एन माइनस थ्री को देख रहा हूं, तो आपको क्या दिख रहा है पता, आपके पास क्या दिख रहा है सर, जीरो आउटपुट दिख रहा है सर। और जैसे ही आपको दिखा कि डिफरेंट इनपुट है, इनपुट ये है, ये इनपुट, ये इनपुट, तो ये आपके पास डिफरेंट इनपुट है, दिस वन इज द डिफरेंट इनपुट। पढ़ा चुका हूं सब कुछ, ये डिफरेंट इनपुट है, बट आउटपुट सेम, द सेम आउटपुट। और डिफरेंट इनपुट के कारण अगर सेम आउटपुट अगर आपके पास आ रहा है तो सिस्टम क्या होता है सर, नॉन इन्वर्टिबल। सिस्टम क्या होता है सर, नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, तो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो आपके पास ऑप्शन में था इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल तो ये हो नहीं सकता, नॉन इन्वर्टिबल, ये दो ऑप्शन थे सी और डी, तो नॉन इन्वर्टिबल हो गया। अब बात बचती है कि सर टाइम वेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है। अब अगर आप थोड़ा सा भी, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बोलोगे सर हम तो सर अभी इन्वर्स और वही बात करेंगे सर, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल तो आपके पास था ही, तो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। अब देखो वन प्लस माइनस वन की पावर एन है, ये डेल एन है, यही आपके पास, ये वन प्लस माइनस वन की पावर एन है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को टाइम इनवेरिएंट चाहिए तो पता है आपके पास क्या लिखूंगा मैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, वाई एन कॉमा एन नॉट क्या होता है पता है आपके पास, आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट, आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट। इतने अच्छे से डील किया हूं मैं आप लोगों के लिए, इनपुट में चेंजेस होता है, तो वन प्लस माइनस वन की पावर एन, और जो इनपुट है आपके पास वो ये एक्शन था यहाँ पे, एक्शन है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास,
एक्स एन माइनस एन नॉट, ये डिलेड इनपुट के कारण हो गया। अगर मैं बोलूं कि वाई एन माइनस एन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं डिलेड आउटपुट, इसको बोलते हैं डिलेड आउटपुट। तो डिलेड आउटपुट होता है आपके पास हर एन चेंज हो जाता है, तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन माइनस एन नॉट और एक्स एन माइनस एन नॉट। तो क्या दोनों सेम है? नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। तो वाई एन कॉमा एन नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई एन माइनस एन नॉट। तो सिस्टम क्या हो गया? तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया, इधर टाइम वेरिएंट। अब ये मैं टाइम वेरिएंट नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आज की क्लास में, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो टाइम वेरिएंट है और नॉन इन्वर्टिबल है, तो टाइम वेरिएंट हो गया। तो टाइम वेरिएंट ये आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये तो नॉन इन्वर्टिबल और टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2-4 दिन पहले पढ़े थे तो अभी हम भूल चुके होंगे कि इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल में क्या देखना पड़ता है। हम डेफिनेशन नहीं भूल सकते, बेसिक बेसिक बातें ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर आप ये सब भूल रहे हो, इसका मतलब है कि आप अच्छे एंगेजिंग पर्सन नहीं हो। आप वो व्यक्ति हो जो जो जेनजी बोलते हैं ना अभी आपके पास, वो व्यक्ति हो जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स और इसी सब में दुनिया में रहते हैं। तो ये चीज़ें उनको बड़ी टफ लगेगी, क्योंकि ये तो एंगेजिंग वाली चीज़ है कि आप एक अच्छे एस्पिरेंट तब माने जाएंगे। आज की दुनिया में अच्छे एस्पिरेंट होना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि चारों साइड इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप अभी कुछ सोचते हो, थोड़ी देर बाद दूसरा सोचते हो, शाम को और अलग सोचते हो, रात में सोने से पहले कुछ सोचते हो। उसके बीच में ये कहाँ आ पाएगा? आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट और डिलेड आउटपुट सब सेम लगेगा आपको, ये देखना होगा आपको। यस सर। अब ये EAC 2025 का एक क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन आया था एक, EAC 2025 इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2025 का क्वेश्चन नंबर 46 है। बोला कि yt इक्वल टू एक्स साइन टी, और फिर आपके पास ऑप्शन दिए थे, तो yt इक्वल टू एक्स साइन टी, और अगर मेरे पास कॉजल और नॉन कॉजल है तो मेरे को तो पता ही है कि ये तो टाइम टाइम की बात करते हैं जब हम कॉजल नॉन कॉजल की बात करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि y0 क्या होगा, तो x ऑफ साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो कितना होता है? 0 होता है, तो x 0 हो गया। इसका मतलब ये तो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, अभी 0 पे। यस, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू बोल दूं और अगर मैं पाई पुट कर दूं तो सर x साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है, सर x 0 हो जाएगा। अब अगर आप y पाई पे और x 0, इसका मतलब तो पास्ट इनपुट हो गया। ये सब हम इतने अच्छे से पढ़े हैं, बट मैं बोला था जब भी साइन रहे आप हमेशा नेगेटिव, आप टाइम के नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। माइनस पाई लूंगा तो क्या होगा सर? माइनस पाई लूंगा तो x ऑफ साइन माइनस पाई होगा, साइन माइनस पाई भी 0 होता, माइनस साइन पाई होता है, तो x ऑफ माइनस साइन पाई। इसका मतलब है अगेन ये x ऑफ 0, साइन पाई 0 हो गया तो x 0। पता है क्या है सर? ये फ्यूचर है आपके पास। क्यों फ्यूचर? क्यों? इसलिए क्योंकि आप माइनस पाई लिख रहे हो। ये देखो, इसका मतलब है, देखो ये जो साइन टी, एक्स ऑफ साइन टी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे डिपेंडेंट बना दिया। तो सिस्टम क्या हो गया सर? नॉन कॉजल सिस्टम। तो इतना अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को ना याद नहीं आ रहा है। सर क्या याद नहीं आ रहा है? कि सर ऐसा वाला एग्जाम्पल कॉजल होता था कि नॉन कॉजल होता था, तो फिर तो खत्म हो आप। फिर तो इसलिए खत्म हो क्योंकि आप तो याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास फंडामेंटल चीजें नहीं, आप याद करने की कोशिश करते हो। तो मेरे पास अगर एग्जाम की बात करें तो नॉन कॉजल मेरे पास आंसर आ गया। अगर एक्स ऑफ कॉस्ट ही होता तो भी नॉन कॉजल होता, ये सब तो पढ़ा चुका हूं मैं। तो नॉन कॉजल कॉजल तो आपके पास गलत हो गया। इसका मतलब है कि बाकी भी आपके पास गलत हो रहा होगा, इन्वर्टिबल और टाइम वेरिएंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो yt इक्वल टू एक्स साइन टी आपके पास टाइम इनवेरिएंट है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि yt इक्वल टू एक्स साइन टी है, आंसर तो आ चुका, बट फिर भी yt इक्वल टू एक्स साइन टी ऐसा ही है। तो अगर मैं बोलूं कि yt कॉमा टी नॉट विद आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट, तो एक्स साइन टी माइनस टी नॉट ही होगा। और अगर मैं बोलूं कि डिलेड आउटपुट क्या होगा, तो टी इज रिप्लेस बाई एक्स ऑफ साइन टी माइनस टी नॉट ही होगा, क्योंकि टाइम में कुछ चेंजेस हो नहीं रहे, एक ही जगह पे लिखा हुआ है। तो वाई टी कॉमा टी नॉट इज द आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट, और डिलेड आउटपुट वाई टी माइनस टी नॉट अगर ये सेम है, इसका मतलब है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है ये। तो आपके पास ऑप्शन में टाइम वेरिएंट लिखा था, इसलिए गलत हो गया। ये तो आंसर आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब बातें भी कर लेना चाहिए। अच्छा, इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वर्टिबल का डिस्कशन नहीं किया जा सकता, बिकॉज हम डिफरेंट इनपुट की बात करते हैं। यहाँ पे इनपुट है नहीं, इनपुट के फॉर्म में हमको वी नीड एक्स टी। इन्वर्टिबल के केस में वी नीड एक्स टी। अगर एकदम प्रॉपर अगर बात की जाए तो वी नीड एक्स टी। एक्स टी की नीड रहती तो इन्वर्टिबल के बारे में बात नहीं की जा सकती, बट फिर भी बात करने का इच्छा हो गया। वी नीड एक्स टी, तो एक्स टी और वाई टी आपके पास होना चाहिए। एक्स टी ही होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स टी की जगह पुट करूंगा। अब ये एक्स ऑफ साइन टी है, तो फिर मैं एक्स टी की वैल्यू कैसे पुट कर पाऊंगा?
चाहे मेरे को इनपुट इंपल्स पुट करना हो, चाहे मेरे को इनपुट स्टेप सिग्नल पुट करना हो, चाहे मेरे को इनपुट साइनसोइडल सिग्नल पुट करना हो, चाहे मेरे को इनपुट रैम्प सिग्नल पुट करना हो, दिस द एक्स साइन टी, तो वी नीड एक्स टी। तो ऐसा कभी नहीं होता एग्जाम में, आज तक पिछले 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा दिया और कोई पूछ रहा है इन्वर्टिबल है कि नॉन इन्वर्टिबल, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में हम टाइम की बातें नहीं करते, हम इनपुट की बात करते हैं, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसी बात नहीं करते, ये तो होगी बेसिक बातें, बट फिर भी अगर किसी को बात करने की इच्छा है, ऐसा कभी नहीं हुआ ये इस भले से इसका आंसर नॉन कॉजल आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो था और इंजीनियरिंग सर्विसेज का था। गेट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में ऐसा एग्जांपल एक्स ऑफ साइन टी या एक्स ऑफ कॉस टी लिखा हुआ है, क्योंकि हमको इनपुट की नीड होती है कि फॉर द डिफरेंट इनपुट अगर आपके पास सब यूनिक आउटपुट मिल रहे तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर कोई भी दुनिया के 2 इनपुट के लिए अगर सेम आउटपुट मिल गया तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टिबल होगा। यही हमारा कंसेप्ट है। बट फिर भी इस पॉइंट पे अगर बात की जाए, इस पॉइंट पे थोड़ी सी बात की जाए जो उतना अप टू द मार्क नहीं है, उतना अप टू द मार्क नहीं है। सिस्टम इन्वर्टिबल इफ द डिफरेंट इनपुट, ये तो आपको पता है। अगर ये वाई टी इक्वल टू एक्स साइन टी है तो पता है ये साइन टी आपके पास एक साथ नहीं, क्योंकि एक्स ऑफ टी नहीं है, तो साइन टी इज नॉट 1 to 1। अगर मैं बोल दूं कि साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6 होता, तो देखो टी साइन टी में अगर टी की जगह पाई बाई 6 हो, 5 पाई बाई 6 हो, तो भी दोनों वैल्यू सेम होती है। साइन 30 कितना होता है 1/2 सर, और साइन 150 कितना होता है, वो भी 1/2 होता है, बोथ आर 1/2। इसका मतलब है कि इसका जो आर्गुमेंट है आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, टी की डिफरेंट वैल्यू से भी सेम आर्गुमेंट मिल रहा है आपको। इसका मतलब है अगर मेरे पास टी की जगह अगर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 और साइन 5 पाई बाई 6 दोनों अलग अलग है, टी की अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन साइन टी जो है वो एक्स का आर्गुमेंट है, तो टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसके आर्गुमेंट की जो वैल्यू है सेम है, मतलब एक्स ऑफ 1/2 है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट इनपुट हो रहा है आपके पास और ये आउटपुट सेम आउटपुट आपके पास में मैप टू द सेम आउटपुट। डिस्टिंक्ट इनपुट है बट आउटपुट सेम आपके पास मैप कर दे रहा है, क्योंकि एक्स ऑफ 1/2 दोनों केस में मिल जा रहा है। ये अप टू द मार्क इसलिए नहीं है क्योंकि हम टाइम की बात नहीं करते, बट फिर भी मैपिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्स ऑफ साइन टी लिखा है, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी का रिलेशन नहीं है, तो सिस्टम को हम बोल दिए कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। ये आपके पास एक बस मेरे को पॉइंट लगा कि ये लिख सकते हैं, बाकी नॉट अप टू द मार्क, अप टू द मार्क नहीं है, बट किसी को बताना है ये गलत है, क्योंकि गलत मतलब नॉर्मली जब मैं इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल की बात करता हूं तो वी नेवर डिस्कस अबाउट द टाइम, वी नेवर डिस्कस अबाउट द टाइम एक्चुअली। बट फिर भी वो आर्गुमेंट तो सेम है। एक्स ऑफ साइन टी के केस में अगर मैं टी की बात करूं तो अब नॉट अप टू द मार्क बिकॉज वी नेवर डिस्कस अबाउट द टाइम इन केस ऑफ इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। इसलिए कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन ना आएगा, ना आया है गेट में, और ईएससी में आया तो भी उस जगह पे आया जहां पे आंसर हो नहीं सकता था, जहां पे आंसर हो नहीं सकता था। बट फिर भी सामने अगर है तो हमारे पास कुछ बातें तो होना चाहिए। कल गलती से अगर इधर उधर हो गया तो फिर आप ऐसी बात करोगे, लेकिन इसमें चैलेंज आ जाएगा, इसमें लोग चैलेंज कर सकते हैं, इसमें चैलेंज किया जा सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, लोग बोल देते कि ये नॉन इन्वर्टिबल है, बोल देते हैं आपके पास, और रीजन यही देना पड़ता है अगर नॉन इन्वर्टिबल बोल रहे हो, और कोई रीजन नहीं दे सकते आप यहाँ पे। बट ये रीजन अप टू द मार्क नहीं है, इसमें चैलेंज होता है, और चैलेंज होता तो फिर नॉन इन्वर्टिबल कैसे हो गया। तो चैलेंज ये होता कि इसमें तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, और अगर डिस्क्राइब करना पड़े थोड़े गलत तरीके से, नॉट अप टू द मार्क, तो फिर मैं ऐसी बात करूंगा और फिर बोल दूंगा नॉन इन्वर्टिबल। बट अगर मैं से पूछोगे तो 99.99% गेट के एग्जाम में आपको एक्स ऑफ साइन टी या एक्स ऑफ कॉस टी करके इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल का केस नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, ये आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 का क्वेश्चन। सब टाइप के मैं हर जगह के क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, कोई कभी भी पूछे। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर है जो बड़ा ही फेवरेट, एक स्टैंडर्ड एक्यूमुलेटर सर्किट है, दिख रहा है आपके पास। यस सर, ये तो सर हमको पता ही है सर। अब पूछ रहा है कि सिस्टम क्या है, इन्वर्टिबल सिस्टम है, तो मेरे को पता है इन्वर्टिबल सिस्टम है। मेमोरीलेस सिस्टम नहीं भैया, पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो मेमोरीलेस सिस्टम तो नहीं होगा। इन्वर्टिबल सिस्टम है, हमको पता है, इसका इन्वर्स भी होता है। नॉन इन्वर्टिबल नहीं होगा आपके पास, इन्वर्टिबल सिस्टम होगा, क्योंकि मैं डिफरेंट इनपुट दूंगा। तो और एवरेजिंग सिस्टम में तो तब होता है जब 1 लिखते हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से n तक है आपके पास, तो इसमें तो एवरेजिंग सिस्टम लिख भी नहीं सकते। -n to n होता तो 1/2n+1 लिख लेते, 0 से n होता तो 1/n+1। एवरेजिंग सिस्टम आपको बता चुका हूं मैं, है ना ऑलरेडी। मैं अगर मेरे लेक्चर देखोगे इसके पहले के 2-3 लेक्चर, तो उसमें एवरेजिंग सिस्टम बता चुका हूं कि समेशन पे डिपेंड करता है कि बाहर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इन्वर्टिबल सिस्टम हम लिख दिए, सिर्फ इतना नहीं है कि इन्वर्टिबल सिर्फ हम लिख दिए। ध्यान से अगर देखो तो yn की वैल्यू कितनी होती है, yn की वैल्यू ये होती है आपके पास की, भैया मैं सबसे ऊपर वाली वैल्यू लिख देता हूं, तो xn लिखा, फिर क्या लिखा xn-1, xn-2, पहले भी बता चुका इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में, बट फिर भी ये अगर मैं बोल दूं कि xn इक्वल टू डेल एन, अगर मैं बोल दूं कि xn इक्वल टू अगर डेल एन है, तो अगर डेल एन आप पुट कर रहे हो तो पता है yn की वैल्यू क्या होगी, yn की वैल्यू होगी डेल एन
डेल n माइनस 1, डेल n माइनस 2, ये अगर मैं एक्शन की जगह यू इनपुट कर दूं तो आप डिफरेंट इनपुट अलग अलग पुट करोगे ना तो आपको अलग अलग आउटपुट ही मिलेंगे, सेम आउटपुट आने की कोई बात ही नहीं है। ये यू एन आ जाएगा, ये आ जाएगा यू एन माइनस 1, ये आ जाएगा यू एन माइनस 2, तो कुछ भी आप पुट करो सेम आउटपुट आने की बात ही नहीं हो रही है। और सेम आउटपुट होने की बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल सिस्टम है, डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूसेस द डिफरेंट आउटपुट। तो ये आपके पास एक इन्वर्टिबल सिस्टम, एक इन्वर्टिबल सिस्टम, और इन्वर्टिबल सिस्टम का एक इन्वर्स सिस्टम होता है, बिल्कुल इसका इन्वर्स भी आपको पता है। इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स भी पता है आपको। इसका इन्वर्स सिस्टम क्या होता है, वाई एन माइनस वाई एन माइनस, ऐसा करने से एक्शन आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो इसका इन्वर्स सिस्टम ऑलरेडी वी नो दैट, ठीक है। तो अभी आपके पास ये इन्वर्टिबल सिस्टम हो गया, तो ये आपको डायरेक्ट दिख सकता है ऐसे एग्जाम में। ESE 2004 में फिर से आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब सर ये तो बहुत पूछते हैं सर वो लोग, हाँ सभी लोगों को पसंद है ये सिस्टम। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इनवर्स ऑफ द सिस्टम, तो आपको तो पता ही है इसके बारे में। कैसे पता है सर, एक्शन की वैल्यू वाई एन माइनस 1 है, ये तो आपको पता ही है, ये तभी हम देख रहे थे। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, द स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन। ये तो हमको पता है, यस सर, ये तो हमको पता है। आंसर सर ये तो पता है सर, ए आंसर है, कोई बात ही नहीं है। अब आपके पास और कुछ कुछ बातें कर लेता हूं। एक होता है फीडबैक और नॉन फीडबैक टाइप का सिस्टम। फीडबैक सिस्टम अगर कहीं पे लिखा है आपके पास, फीडबैक सिस्टम लिखा है, थोड़ा सी बात पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास स्टेबिलिटी बचता है आपके पास, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम खत्म होता है, फिर एलटीआई सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। और एलटीआई में इतनी सारी बातें कर लेंगे कि हम बहुत पावरफुल फील करेंगे। एलटीआई सिस्टम जब खत्म होगा, मतलब चैप्टर नंबर 2 जब मैं खत्म करूंगा तो सिग्नल का पहला चैप्टर और सेकंड में भी पूरा एलटीआई कवर कर लूंगा, तब आप देखोगे पूरे एग्जाम के बहुत सारी बातें इनमें से आ जाती है। उसके बाद तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म की बातें चालू होती है। फिर फीडबैक और नॉन फीडबैक सिस्टम लिखा है, तो हम बोल रहे हैं कि जो आउटपुट है वाई टी किसी भी पॉइंट पे, वो डिपेंड करेगा पास्ट आउटपुट, पास्ट इनपुट और प्रेजेंट आपके पास इनपुट पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट आउटपुट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है पास्ट आउटपुट। जब हम फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में भी जब हम बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द, जो है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपके पास, इंपॉर्टेंट चीज इज द पास्ट आउटपुट। बाकी फिर प्रेजेंट इनपुट हो, पास्ट इनपुट हो, चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पास्ट इनपुट। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो फीडबैक सिस्टम की कैटेगरी में होता है। अच्छा, नॉर्मली में इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर आपके पास हम यूज कर लेते हैं जब मेरे को पास्ट वैल्यू को यूज करना होता है, आउटपुट साइड में हम लगा लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर की वैल्यू ले लेते हैं, वाई टी जो है फंक्शन ऑफ एक्स टी होगा, डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेटर होगा, ऐसा लिखा हुआ है। मैं फिगर दिखाता हूँ, ये आपके पास है। ध्यान से देखा जाए तो ये आपके पास एक फीडबैक सिस्टम है। ये वाई टी है, ये वाई टी है, एरो यहाँ गया तो क्या हुआ बताओ यहाँ पे, सर ये 2yt हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, 2yt हुआ। ये एडर लगा हुआ है, ये एक्स टी है, 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना गया सर, 3xt गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एडर का आंसर क्या होगा सर, ये एडर का आंसर 3xt प्लस 2yt होगा। अब ये इंटीग्रेटर से पास हो रहा है, तो बताओ yt की वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा, yt की वैल्यू, तो yt इक्वल टू क्या हो रहा पता है, ये 3xt इंटीग्रेट होगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ xt प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ yt। तो आपका जो आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट भी बोल सकता हूँ इज आउटपुट। और ये क्या हो गया आपके पास, पास्ट आउटपुट, इंटीग्रेशन में पास्ट आउटपुट, द पास्ट आउटपुट इंटीग्रेशन ऑफ yt। तो अगर आउटपुट आपका पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम कुछ बहुत ऐसा कुछ टफ नहीं है, जस्ट आपको आइडिया है। जब आप सिस्टम की इतना क्लासिफिकेशन पढ़ा ही रहा हूं तो कोई भी चीज क्यों छूटे। तो आउटपुट अगर आपका पास्ट आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो इनपुट में इनपुट कुछ भी आ सकता है, इनपुट पास्ट आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो पास्ट इनपुट हो गया, तो इनपुट पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आउटपुट पास्ट आउटपुट होना चाहिए, तो एक फीडबैक सिस्टम होता है। फ्रॉम द सिस्टम ये लिखा हुआ आपके पास, ये डिफरेंशिएट कर लिए तो ये आ गया आपके पास, वाई टी इस पर डिपेंड कर रहा है, या फिर वाई टी यहाँ देखो। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे देखो पास्ट आउटपुट डिपेंड कर रहा है इंटीग्रेशन, और अगर डिफरेंशिएट कर लिए तो आप बोलोगे कि वाई टी देखो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो आपकी चॉइस होना चाहिए। ये देखो आपके पास, ये बोलोगे कि पास्ट आउटपुट है, ये पास्ट आउटपुट है दिस वन। यहाँ बोलोगे कि यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपके पास, ये पास्ट आउटपुट है।
तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर भी लूँ, बिना डिफरेंशिएटर के लिख रहा हूँ तो आंसर लिख ही दिया मैं। माइनस क्यों लगा, प्लस माइनस, अच्छा माइनस था, सॉरी ये माइनस था, एडर में यहाँ माइनस था, कोई बात नहीं माइनस कर देते, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस कर दे, यस यहाँ पे माइनस कर देते, कोई इशू नहीं सर। ये जो एडर था इसमें प्लस था, ये इनपुट जो जा रहा है, और ये माइनस था, ठीक। ये तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ये हम वाईटी आउटपुट दिखेगा, प्रेजेंट आउटपुट, ये पास्ट आउटपुट, डिफरेंशिएटर में भी पास्ट आउटपुट होता है, तो पास्ट आउटपुट, तो देयर इज नो इशू। जो नॉन फीडबैक सिस्टम होते हैं उसमें जो होगा आपके पास प्रेजेंट इनपुट हो सकता है, पास्ट इनपुट हो सकता है, उसको नॉन फीडबैक सिस्टम बोल रहे हैं हम लोग, बट नो पास्ट आउटपुट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नो पास्ट आउटपुट, आउटपुट का पास्ट नहीं होगा। और फिर हम बोलते हैं कि आउटपुट में कभी भी जो फीडबैक लगा होता है उसमें डिफरेंशिएटर इंडिकेटर नहीं लगा होगा, नहीं तो फिर तो पास आउटपुट आ जाएगा। ये देखो आपके पास लगा हुआ है, ये इनपुट एक्स टी है, ये जा रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये एक्स टी गया, यस सर ये एक्स टी गया, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे भी एक्स टी गया सर, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया सर, ये 3 एक्स टी आ रहा है, ये एडर है और दोनों साइड प्लस ही हो रहा है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस करके रखे तो कोई इशू नहीं है। और एक्स टी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी हो रहा है। तो वाई टी क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ सर, आउटपुट आया 3xt, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड किया, और एक आया सर इंटीग्रेशन ऑफ xt, मतलब पास्ट इनपुट पे डिपेंड किया। तो ये जो आउटपुट है, अगर मैं बोलूं कि ये क्या दिख रहा है आपको सर, ये आउटपुट है सर, हाँ ये क्या दिख रहा है सर, ये प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट, ये क्या दिख रहा है सर, ये पास्ट इनपुट, बिल्कुल। तो इसको हम बोलेंगे नॉन फीडबैक सिस्टम। आप बोलोगे देखो फीडबैक लगा, फीडबैक नहीं लगा, ये नॉट फीडबैक, फीडबैक आउटपुट से कनेक्टेड होता है। ये आपके पास सिंपल फॉरवर्ड पाथ लगा है, और जैसे कंट्रोल सिस्टम बहुत यूज करते थे, तो ये नॉन फीडबैक सिस्टम। अच्छा कई बार तो लोग ऐसा देखने के बाद ही फीडबैक बोलना चालू कर देते, तो ये नॉन फीडबैक सिस्टम। एक्चुअल मीनिंग ऑफ फीडबैक होता है आउटपुट अगर फीड आपके पास हो रहा है तो द नॉन फीडबैक सिस्टम। इतनी बेसिक बातें पता रहना चाहिए, देयर इज नो इशू। वही सेम चीज लिखी अभी अपन, यही अभी जो लिख रहे थे, अभी जो बातें कर रहे थे वही वही लिखा हुआ आंसर, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम। अब जो फीडबैक और नॉन फीडबैक आप कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में यूज करते हो, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इंडिकेटर है, डिफरेंशिएटर है, टाइम डोमेन इज द फीडबैक और नॉन फीडबैक टर्मोलॉजी। वो सेम चीज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव सिस्टम टर्मोलॉजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव सिस्टम यूज करते हैं। अच्छा अब रिकर्सिव सिस्टम बोलोगे तो लाइक फीडबैक, रिकर्सिव सिस्टम लाइक फीडबैक, जैसे फीडबैक में बातें थी वैसे ही रिकर्सिव लाइक फीडबैक सिस्टम। तो क्लियर रहना चाहिए रिकर्सिव सिस्टम में क्या होगा कि जो मेरा आउटपुट होगा वो पास्ट आउटपुट इन एडिशन टू प्रेजेंट पास्ट इनपुट। इसका मतलब मैं फिर से इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलूंगा कि सर पास्ट आउटपुट, बिल्कुल सही, पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो रिकर्सिव सिस्टम बोलने का मतलब होता है लाइक फीडबैक सिस्टम, क्या आउटपुट जो डिपेंड कर रहा है वो देखो पास्ट, आपके पास आउटपुट डिपेंड कर रहा है, वाई एन माइनस वन, वाई एन माइनस टू, इनपुट हो सकते हैं प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पास्ट आउटपुट है। एक एग्जाम्पल होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स IIR इज ए रिकर्सिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जब पढ़ेंगे बाद में तब आप देखेंगे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है IIR, इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो, आई इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखा है यहाँ पे, एक टर्म मिसिंग है, इज द इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। IIR का मतलब होता है इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। सर ये क्या होता है, बात करेंगे लेटर, वी विल डिस्कस। तो ये अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, रिकर्सिव सिस्टम होता है इन्फानाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो डोंट वरी फॉर दैट। अभी पढ़ रहे क्या, नहीं अभी नहीं पढ़ रहे, जब पढ़ेंगे तब बातें करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है, लाइक फीडबैक सिस्टम की पास आउटपुट पे डिपेंड करेगा। अच्छा जैसे वाई एन इक्वल टू 0.5 वाई एन माइनस वन और एक्सन है, ये क्या दिख रहा है आपको सर, ये दिख रहा है मेरे को प्रेजेंट इनपुट, बिल्कुल सही है। ये आपको दिख रहा है प्रेजेंट इनपुट, ये क्या दिख रहा है भाई साहब सर, ये दिख रहा है सर पास्ट आउटपुट, और बस हो गया रिकर्सिव सिस्टम। तो रिकर्सिव सिस्टम है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एक्सन, और ये पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करके, तो रिकर्सिव सिस्टम है, बिल्कुल ये रिकर्सिव सिस्टम। तो ये आप इस सिस्टम को बोल सकते हो कि रिकर्सिव सिस्टम है। इसी का फिगर बना दिए कि वाई एन है, डिले लगा दिए अपन, सपोज करो डिले बाई 1 यूनिट कर रहे हैं, तो ये एक्सन था, ये एक्सन यहाँ गया, और अगर डिले बाई 1 यूनिट लिख रहा हूँ, कितना भी यूनिट हो सकता है, 2 हो सकता है, तो वाई एन माइनस वन होगा, वाई एन 2 यूनिट होगा तो वाई एन माइनस टू होगा, तो ये वाई एन माइनस वन, ये तो ये एक्सन और वाई एन माइनस वन, और ये वाई एन मिल गया। तो पता वाई एन की वैल्यू कितना है, एक्सन प्रेजेंट और वाई एन माइनस वन।
तो जैसे आप आउटपुट में डिले लगा, अच्छा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में आपको इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब डिले करते हैं 1 यूनिट से तो y(-1), 2 यूनिट से तो y(-2), इज द स्टाइल ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एक्चुअली। तो देखो आपके पास ये हो गया, और इसको बोलते हैं रिकर्सिव सिस्टम, इसको बोलते हैं रिकर्सिव, लाइक फीडबैक, तो एक रिकर्सिव सिस्टम हो गया। देख रहे हो आपके पास, यस सर, रिकर्सिव। रिकर्सिव सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, लेकिन वो हम जानते नहीं है, द रिकर्सिव सिस्टम। अच्छा, अगर नॉन रिकर्सिव सिस्टम है तो, नॉन रिकर्सिव सिस्टम है तो सब इनपुट पे डिपेंड कर लेगा, प्रेजेंट पास्ट, बट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट नॉट ऑन पास्ट आउटपुट। इसका मतलब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बट नॉट ऑन पास्ट आउटपुट, नॉट ऑन पास्ट आउटपुट। इंपॉर्टेंट चीज लिख भी देता हूं, नो पास्ट आउटपुट, इनपुट कुछ भी हो तो देखो आपके पास पास आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस, ये भी हम जानते नहीं जानते, जिस दिन पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे, ठीक है, लेटर वी विल डिस्कस। ये दोनों ही, इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस और फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस। मेरे को तो बस बताना था कि एक फीडबैक सिस्टम होता है और उसी का डिस्क्रीट में रिकर्सिव, एक नॉन फीडबैक होता है उसी का डिस्क्रीट में नॉन रिकर्सिव, नॉन लाइक नॉन फीडबैक सिस्टम। बस इतना बेसिक पता हो। अगर मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं तो जैसे y इक्वल टू xn है, प्रेजेंट, ये पास्ट है, तो ये प्रेजेंट इनपुट हुआ, प्रेजेंट इनपुट, ये पास्ट इनपुट, ये पास्ट इनपुट। तो कितना भी हो, लेकिन आपके पास क्या नहीं है सर, प्रेजेंट और पास्ट इनपुट ही है, पास्ट आउटपुट नहीं है, तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम है। देखो ये आपके पास नॉन रिकर्सिव सिस्टम कैसा होता है, ये एक्शन है, तो एक्शन गया, ये डिले हुआ, डिले बाई 1 यूनिट लिख लेता हूँ। डिले का मतलब एक्शन -1 नहीं होता, एक्शन माइनस डिले बाई 1 यूनिट लिख लिया हमने, ऐसा लिखना चाहिए था। तो एक्शन -1, ये एक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ गया तो 2 एक्शन हुआ, तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 2 एक्शन। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 2 एक्शन प्लस xn-1। क्या ये रिकर्सिव है, नहीं, ये नॉन रिकर्सिव सिस्टम, नॉन रिकर्सिव सिस्टम लाइक नॉन फीडबैक सिस्टम, जिसमें पास्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर। ये एबो सिस्टम इज द फ्रॉम द एबो सिस्टम yn इक्वल टू, ये आपके पास yn इक्वल टू लिखा हुआ xn-1 और 2 xn, ये इसको काट देते फ्रॉम द एबो सिस्टम, ये हटा दिए, जबरदस्ती टर्म आ गया था, फ्रॉम द एबो सिस्टम yn इक्वल टू, ये आ गया आपको। तो रिकर्सिव सिस्टम है तो फीडबैक लूप्स है रिलाइंग ऑन पास्ट आउटपुट, बिल्कुल ही सही बात है। रिकर्सिव सिस्टम कैन बी अनस्टेबल इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। अच्छा, रिकर्सिव सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए जब हम फीडबैक पढ़ते थे कंट्रोल सिस्टम में, अगर आप फीडबैक पढ़ोगे तो फीडबैक सिस्टम स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है। फीडबैक सिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ाता है, नेगेटिव फीडबैक करना पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, पॉजिटिव फीडबैक तो सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। इसलिए फीडबैक अगर प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर रहा है, तो कंडीशनल सिस्टम होते हैं फीडबैक सिस्टम पे, प्रॉपर्ली अगर आप अप्लाई नहीं किए फीडबैक तो फिर वो सिस्टम को अनस्टेबल भी कर सकता है। तो डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ फीडबैक सिस्टम। वैसे रिकर्सिव सिस्टम कैन बी अनस्टेबल इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। आपकी जो दुनिया है, फ्यूचर वाली जो दुनिया है, उसमें डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का बहुत अच्छा खासा यूज है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा खासा यूज है। जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं या फिर अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम उतना ज़्यादा डिस्क्रीट नहीं पढ़ते जितना इन जनरल फ्यूचर में यूज होगा आपके लाइफ में, जो लोग भी कभी डीएसपी से रिलेटेड एमटेक वगैरह करने जाओगे तो। रिकर्सिव सिस्टम में आपके पास आउटपुट हो रहा है, नॉन रिकर्सिव में सिर्फ इनपुट यूज होता है, तो सब हमको बातें पता है इतनी। तो ये बस लास्ट में बस थोड़ी सी बातें कर दी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट हमको पता होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि हमको टर्मोलॉजी ना पता हो। तो जैसे फीडबैक सिस्टम होता है, इसका मतलब फीडबैक सिस्टम वही होगा जिसमें आउटपुट पास्ट आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। उसी का डिस्क्रीट में क्या होता है, रिकर्सिव सिस्टम, जहां पे आउटपुट पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में रिकर्सिव कैसे बनाते हैं, डिले की हेल्प से, और कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की हेल्प से, क्योंकि इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सिस्टम जो होते हैं कॉजल सिस्टम होते हैं, जहां पे आउटपुट पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की हेल्प से हम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, फीडबैक सिस्टम। लेकिन फीडबैक में लगा होना चाहिए क्या, आपके पास डिले डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, या फिर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में। तो जैसा फीडबैक सिस्टम होता है कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में, उसी का डिस्क्रीट में रिकर्सिव होता है, और जैसे नॉन फीडबैक सिस्टम होता है वैसे ही नॉन रिकर्सिव सिस्टम होता है।
इसमें सिर्फ 2 बातें हम नहीं क्लियर किए कि रिकर्सिव सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है और हाउ और व्हाट इज इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये आज के डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इवन इस चैप्टर के डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है, बट ठीक है लिखना तो लिख लिए, काम आएगा। और सेकंड था कि नॉन रिकर्सिव सिस्टम में मैं बोला फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जिसके बारे में हम नहीं जानते कि व्हाट इज फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो ये मेरा आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्वर्स सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का था कि इन्वर्स सिस्टम पे फोकस किया जाए, और किए भी हम लोग। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल होता है, अच्छा डिस्कशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिलता हूँ तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँगा। आज के सेशन एंड करते हैं। अगर आप सिग्नल सिस्टम में मेरे को फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी चल रहा है कॉम्प्लेक्स चल रहा है, मेरा उधर से डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और फिर आपका सिग्नल सिस्टम भी चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी में आप हो तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे को फॉलो करने के लिए थोड़ा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ। ठीक है, ये एक पॉइंट तो है क्योंकि सिग्नल सिस्टम मेरा रूटीन का पार्ट नहीं है, आप जानते भी इस बात को कि 15-16 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, 15-16 नहीं 12-13 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए रूटीन का पार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और उसमें लगता है। बट ये 2 चैप्टर जो है ये ही सब कुछ है, मतलब पहला चैप्टर सिग्नल्स का पूरा कंसेप्ट और सिस्टम का पूरा कंसेप्ट इंक्लूडिंग एलटीआई सिस्टम, उसके बाद की स्टोरी जो है वो इतनी टफ स्टोरी कभी होती नहीं है। ठीक है, चलो मिलता हूं फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।